हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स। बेसिकली अगर हम बात करें तो हमने अभी खत्म किया है अपनी 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम था ग्रेविटेशन। हाँ कि ना? हाँ, बिल्कुल सही है ना। ग्रेविटेशन के पहले हमने वर्क, एनर्जी एंड पावर पढ़ा था। अब आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपने बीच का चैप्टर क्यों नहीं पढ़ाया। वो इसलिए क्योंकि बीच वाला चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। ग्रेविटेशन समझने में आसान भी था, है ना, और बहुत ज्यादा आराम से निकल जाता था पूरा चैप्टर। अरे हाँ, बिल्कुल आराम से, मक्खन जैसा निकला कि नहीं निकला? हाँ निकला। ठीक है, तो अब जो हमारा मेन टास्क है, जो रियल टास्क है, वो है हमारा कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 7। ठीक है ना, आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7। बट मैं उसे चैप्टर नहीं बोलूंगा, मैं उसे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक में तोड़ूंगा। ठीक है ना। आप जैसे कोलिजन पढ़ रहे थे, कोलिजन आपने किस में पढ़ा? वर्क, एनर्जी एंड पावर में। किसमें? एनसीईआरटी में। बट जितना छोटा है आपको कोलिजन पढ़ाया गया था उतना छोटा कोलिजन है नहीं, है ना। तो कोलिजन को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वो एक टॉपिक हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो एक टॉपिक हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में, है ना। फिर रोटेशनल मोशन भी हमको डिस्कस करना है। तो ये सारी चीजें अब हम पार्ट वाइज डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है ना। तो अब आपको जो भी इश्यूज थे वो अब यहां पर मैं खत्म कर रहा हूं कि आपने सर चैप्टर नंबर 7 क्यों डिस्कस नहीं किया। तो ये देखिए, हम चालू कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 7 के एक टॉपिक को लेकर जिसका नाम है क्या? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, चलिए अब देखिए, सेंटर ऑफ मास अगर आप समझो तो टेक्निकली बहुत डीप मीनिंग होती है इसकी। हम टेक्निकली बहुत डीप मीनिंग में नहीं जाएंगे, हम बस इसको ओवरव्यू लेंगे, ऊपर ऊपर से समझेंगे। इसको क्या करेंगे? ऊपर ऊपर से समझेंगे। ठीक है ना। जैसे जब आप एग्जाम होता है, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ते हो ना, कैसे पढ़ते हो? ऊपर ऊपर से पढ़ते हो ना। वैसे ही अभी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ऊपर ऊपर की बात करेंगे। चलिए, यहां पर आप देख रहे हैं, देखो क्या हो रहा है भाई। यहां पर एक पत्थर रखा हुआ है, फिर दूसरा पत्थर छोटू सा यहां रखा है, फिर तीसरा छोटू यहां रखा है, फिर चौथा छोटू यहां रखा है, फिर पांचवा छोटू यहां रखा है, और फिर छठवां छोटू नीचे रखा हुआ है। दिख रहा है आपको? लेकिन ये सब कैसे दिख रहे हैं आपको? बैलेंस्ड दिख रहे हैं? बिल्कुल बैलेंस दिख रहे हैं, है ना। ये हिल नहीं रहे, ये गिर नहीं रहे, ये इसी पोजीशन में आपको खड़े हुए दिख रहे हैं। हो सकता है इसके बाद गिर गए हो, लेकिन फोटो तो ले ली गई है ना। तो ये बैलेंस्ड है। क्यों बैलेंस्ड है हमको भी नहीं पता सर, हमको भी नहीं पता। हमको बस बैलेंस करना आता है सर, हमको बस बैलेंस करना आता है। हम ऐसे जमा जमा के देखते हैं कि जिस पत्थर को, जैसे इस पत्थर के ऊपर इस पत्थर को हमने रखा सर, पहली बार रखा गिर गया, दूसरी बार रखा गिर गया, तीसरी बार रखा गिर गया। हमने देखा कि अगर वो इस साइड गिर रहा है तो हम उसको इस साइड खिसका रहे हैं, है ना। दिमाग लगा रहे हैं, कॉमन सेंस से यूज करते हैं, कॉमन सेंस का यूज करते हैं और क्या करते हैं? पत्थर को बैलेंस करते हैं। अब जैसे मान लो, एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके सामने। मान लीजिए ये स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है। स्क्रू मान क्या लीजिए, स्क्रू ड्राइवर ही तो है। क्यों मानोगे? तो है ही, ठीक है। पीछे क्या है भाई? पकड़ने की ग्रिप है इस स्क्रू ड्राइवर को। तो ग्रिप के कारण क्या है? ये स्क्रू ड्राइवर पीछे से क्या है भाई? भारी है। क्या है? पीछे से भारी है। तो देखो गिर रहा है पीछे की तरफ, हाँ भारी है पीछे की तरफ, है ना। और आगे से क्या है? हल्का है। ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि इसको बैलेंस करके दिखाओ, बैलेंस करके दिखाओ, तो आप बोलोगे हाँ हाँ सर, इसको बीच में रखता हूं, बीच में बैलेंस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं अपनी उंगली को बीच में रखता हूं, देखिए बैलेंस नहीं हो रहा। ये क्या कर रहा है? नीचे की तरफ गिर रहा है। किस तरफ गिर रहा है? इस तरफ गिर रहा है। तो आप अपनी उंगली को क्या करते हो? थोड़ा सा शिफ्ट करते हो, फिर भी गिर रहा है। फिर आप क्या करते हो? थोड़ा सा और शिफ्ट करते हो अपनी उंगली को, और ये देखो क्या हो गया? ये बैलेंस हो गया। बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल बैलेंस हुआ। इसका क्या मतलब है? अब मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब यह है कि ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये जो पूरा स्क्रू ड्राइवर है ना, इसका जो सेंटर ऑफ मास है, मतलब इस पूरे स्क्रू ड्राइवर का जो मास है पूरी बॉडी का, वो इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। इस पॉइंट पे क्या है? इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। आई मेरी बात समझ में, है ना। आपको लगा था कि वो सेंटर पे होगा, लेकिन जैसे ही आपने अपनी उंगली को रखा, बैलेंस करने की कोशिश की, तो वो गिरने लगा इस साइड। मतलब आपको समझ में आया नहीं 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 नहीं, यहां से तो बैलेंस नहीं होगा। तो आपने बैलेंस करने के लिए उंगली को इस साइड खिसका लिया। हाँ कि ना? बिल्कुल सही। तो भाई अब आपको समझ में आया कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास पर अपनी उंगली टिका लेता हूं, अभी तक आपको नहीं पता था, आपको ये पता था कि वो पॉइंट है जहां से मैं स्क्रू ड्राइवर को क्या कर सकता हूं? बैलेंस कर सकता हूं, है ना। जब आप टेक्निकल समझे, जब आप थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ना चालू करने लगे, तब आपको समझ में आया कि अच्छा अच्छा अच्छा, इसी को तो सेंटर ऑफ मास बोला जाता है। हाँ, इसी को सेंटर ऑफ मास बोला जाता है। ठीक है ना। अगर इस स्क्रू ड्राइवर में पीछे हैंडल नहीं होता, पीछे हैंडल बोल रहा हूं, पीछे ग्रिप नहीं होती, तो हो सकता है कि ये स्क्रू ड्राइवर बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे उंगली रखने से बैलेंस हो जाता। लेकिन अभी क्या है? पीछे की तरफ भारी होने के कारण इसका जो सेंटर ऑफ मास था वो किधर खिसक गया? इस साइड खिसक गया। किस साइड खिसक गया? जिस तरफ भारीपन था उस तरफ सेंटर ऑफ मास खिसक गया। अच्छा, और कुछ ऐसा हमने देखा है क्या? और कभी हमने इन सारी चीजों को एनालाइज किया है क्या? हम बैडमिंटन खेलते हैं, क्या खेलते हैं हम? बैडमिंटन खेलते हैं कि नहीं? बैडमिंटन में क्या होती है भाई? शटल होती है।
है ना। सर हम तो चिड़िया बोलते हैं सर। अरे हाँ हाँ, शटल होती है, हम भी चिड़िया ही बोलते हैं, वो तो पढ़ाने के लिए थोड़ी अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, नहीं तो हम भी चिड़िया ही बोलते हैं खेलते टाइम, है ना। ऐसी होती है कि नहीं होती। नीचे की तरफ से क्या होती है भाई, भारी होती है। तो आप जब भी उसको मारते हो, है ना, मैंने यहाँ मेरे पास आई शटल और मैंने उसको यहाँ से मारा तो वो पलट जाती है तुरंत, है ना। और उस साइड भी जाती है, कौन सा साइड जाता है उस साइड, भारी साइड जाता है। आप उसको लोगे शटल को और ऐसे मारोगे अपने रैकेट से तो वो ऊपर जाएगी, और ऊपर से जब आएगी लौट के तो वापस उसका भारी वाला पार्ट नीचे की तरफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पूरी शटल का जो मास है वो नीचे कंसंट्रेटेड है। कहाँ कंसंट्रेटेड है? नीचे कंसंट्रेटेड है। ऊपर क्या है? ऊपर तो पंख है, ऊपर तो हल्का वाला पार्ट है, तो ऊपर से तो हमको कोई लेना देना वैसे भी होता नहीं है। क्लियर बात है। जब आप रैकेट में मारते हो तो कौन सा वाला पार्ट, इस शटल का कौन सा पार्ट आपके रैकेट में पड़ता है? ये पीछे वाला पार्ट पड़ता है ना, जो भारी होता है। तो एक बात तो हमको समझ में आई, अच्छा सर ठीक है, जहां पार्ट भारी होगा उस साइड आपको बैलेंस करने के लिए अपनी उंगली को मूव करना पड़ेगा, है ना। तो आप जिस पॉइंट पर अपनी उंगली रखकर बैलेंस कर रहे हो अपने ऑब्जेक्ट को, अपने सिस्टम को, वही आगे जाके क्या बन जाएगा? आपका सेंटर ऑफ मास बन जाएगा। आई मेरी बात समझ में? आई मेरी बात समझ में? जैसे कि अरे बहुत बात करेंगे, बहुत अच्छे समझाऊंगा मैं आपको। देखो, आप स्टेशन गए होगे, रेलवे स्टेशन सभी जाते हैं, है ना। नहीं सर हम तो फ्लाइट वाले हैं, तो तुम लोग क्या बोलते हो, राजशाही घराने के हो गए भाई, हम तो गरीब के बच्चे हैं भाई, है ना। हम तो गए हैं स्टेशन, बिल्कुल। क्या होता है वहां पर, जब आप बैग लेते हो, भारी बैग टांगते हो, आपने बैग टांगा, सीधी रोड है, रोड मतलब सीधा ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप उस पर चल रहे हो, तो आप कैसे चलते हो? आप बिल्कुल सीधे सीधे चलते हो। ऐसे सीधे सीधे चलते हो कि नहीं चलते? बिल्कुल सीधे चलते हो। लेकिन जैसे ही वो सीधा वाला प्लेटफॉर्म एक स्लोप में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे स्लोप आ जाता है ना। स्लोप भी हमको कभी कभी चढ़ना पड़ता है प्लेटफॉर्म में। तो जब आप स्लोप चढ़ने लगते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि जो बैग आपने टांगा होता है, जब आप प्लेटफॉर्म पे चल रहे थे तो सीधे चल रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने स्लोप पे चढ़ना चालू किया, आपने क्या किया? आपने हल्का सा अपनी बॉडी को झुका लिया। आप ऐसे झुक के चढ़ने लगते हो, हाँ कि ना? झुक के चढ़ने लगते हो। क्यों? क्योंकि आप अपनी बॉडी का सेंटर ऑफ मास, जहां से बैलेंस होती है आपकी बॉडी, उसको शिफ्ट कर रहे होते हो। यही मेरी बात समझ में? अगर आप स्लोप पर, ऐसे ढलान पर, ऐसे चढ़ाई पर बैग लेके सीधे चढ़ोगे, सीधे चढ़ते जाओगे, चढ़ तो जाओगे लेकिन आपको दिक्कत होगी। ऐसा लगेगा आपको कोई पीछे की तरफ खींच रहा है, लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अगर आप मान लो, अगर आप ऐसे सीधे चलते रहे, स्लोप पे सीधे चलते रहो, किसी का हल्का सा धक्का लगा आपको, मान लो ऐसे हल्का सा कंधे पे धक्का लगा, तो आप क्या करोगे? स्लोप पे सीधा गिर जाओगे और लुढ़कते हुए कहां पहुंचोगे? सीधे स्टार्टिंग पॉइंट पे जहां पर आपने चालू किया था। तो ये जो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है ना, ये आप अपने अंदर दिमाग में बचपन से रख रहे हो, भले ही आपने इसको पढ़ा हो या ना हो, लेकिन आप ये सारी चीजें अपने दिमाग में रख रहे हो बचपन से। क्रिकेट खेलते टाइम बैट को उठाना, बैट को एक उंगली पे रख के ऐसे बैलेंस करना, ये सब सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से सीखी हुई है ना, पक्की बात है। अब उसी चीज को हम थोड़ा टेक्निकल समझेंगे फिजिक्स में। इसी चैप्टर में हम इस कंसेप्ट को थोड़ा टेक्निकली समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए स्टार्ट करें चैप्टर को। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, आइए भाई देखते हैं। देखो, ये कुछ एग्जाम्पल है आपके सामने, है ना, किसके? सेंटर ऑफ मास के। अब आप देखो, यहां पर ये लेडी क्या कर रही है, यहां पर दो फोर्क है ना, दो फोर्क को फंसा रही हैं और एक कॉइन उनके बीच में फंसा रही है। देखो, दो फोर्क को लिया, ऐसे फंसा लिया और बीच में क्या फंसा दिया? एक सिक्का फंसा दिया। अब ये मास इस तरीके से बैलेंस होता है कि इसका पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है, कौन सा सिस्टम? ये फोर्क, एक सेकेंड कलर बदल दूं जरा मैं इसका, किसका? पेन का, हाँ। तो देखिए, जैसे ये फोर्क है, अभी देखो आएगा, ये फोर्क है, ये फोर्क और ये फोर्क और ये सिक्का, ये जो पूरा सिस्टम बना रहे हैं, इसको क्या बोलूंगा मैं? सिस्टम बोलूंगा। सेंटर ऑफ मास हमेशा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए डिजाइंड है, आगे जाके हम बात करेंगे। तो ये फोर्क और ये सिक्का क्या बना रहा है? एक सिस्टम बना रहा है ना, जिसमें ये दोनों अलग पार्टिकल है, ये सिक्का अलग पार्टिकल है। लेकिन ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल बन रहा है, उसका जो टोटल मास है वो इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, जहां पर सिक्के को टिकाया जा रहा है और पूरा सिस्टम क्या हो जा रहा है? बैलेंस हो जा रहा है। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप देखोगे कि बहुत सारे मजिशियंस भी होते हैं। मजिशियंस आप देखेंगे ना, जब वो प्लीज बिलीव इट और नॉट आता था, क्या अमेरिकाज गॉट टैलेंट आता था, इंडियाज गॉट टैलेंट आता था, उसमें लोगों के पास टैलेंट होते हैं, अजीब वो गरीब की, वो किसी भी चीज़ को बैलेंस कर लेते हैं। वो ऐसे कर लेते हैं कि उनके अंदर एक शक्ति होती है या उनके अंदर एक साइंटिफिक रीजन होता है दिमाग में, उनको पता होता है कि कहाँ से कौन सा ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाएगा। उनको सेंटर ऑफ मास की अच्छी सी एक भगवान की शक्ति होती है जो उनको बता देती है कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा। क्लियर है? जैसे अभी मैंने स्क्रू ड्राइवर का बताया, स्क्रू ड्राइवर देखो मैंने भी बैलेंस कर लिया, आप भी बैलेंस कर लोगे,
बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप बैलेंस कर रहे होगे घर में, बिल्कुल कर रहे होगे। क्लियर है? चलिए, तो ये एक हमने केस देखा, एक और देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल देखिए, ये बर्ड है, लकड़ी की बर्ड है, ठीक। इसके जो पंख है वो देखो आगे की तरफ है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे पंख है, आगे की तरफ है पंख, बिल्कुल आगे की तरफ है। तो मास कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? देखो मास पूरा ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये देखो ये पंख, वो पंख और ये बॉडी। तो ये मास इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि ये पंख अलग पार्टिकल हो गया, वो पंख अलग पार्टिकल हो गया, और बॉडी हमारी चिड़िया की अलग पार्टिकल हो गई। बट ये मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सिस्टम बना रहे हैं जिसको आप चिड़िया बोल रहे हो, लकड़ी की चिड़िया। लकड़ी की काठी होती है कि चिड़िया होता है? काठी होती है ना, लेकिन यहाँ पे लकड़ी की चिड़िया है। तो दो पंख, दो पार्टिकल हो गए और एक पार्टिकल इसकी बॉडी हो गई। ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सिस्टम बना रहे हैं। इस सिस्टम का जो टोटल मास है वो कहां पर कंसंट्रेटेड है? वो उसकी चोंच पर कंसंट्रेटेड है। देखो, तभी तो आप जब उसको टिका रहे हो तो पूरी की पूरी बॉडी क्या हो जा रही है? बैलेंस हो जा रही है। आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन मानो इस बात को, ऐसा है, ऐसा है, बिल्कुल है। ये है सेंटर ऑफ मास का खेला। ठीक है, चलिए भाई, ये थे कुछ एग्जाम्पल्स जो हम अभी तक समझते आए, देखते आए हुए हैं, लेकिन हम इस चीज को नाम नहीं दे पा रहे थे। हम इसको बस देखते हुए आ रहे थे। अभी तक हम इसको चमत्कार बोलते थे, लेकिन ये चमत्कार नहीं है, ये सेंटर ऑफ मास का खेला है। ठीक, आज से अगर आपको कोई ये सब चीजें दिखाएगा या बताएगा तो आप बोल देना साफ साफ कि भैया हम फिजिक्स के टीचर हैं, हम मैग्नेट ब्रेन्स में पढ़ रहे हैं और हम जानते हैं कि ये भाई ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये एक कंसेप्ट है जिसको सेंटर ऑफ मास बोला जाता है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास होता है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए होता है। अच्छा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया बहुत सारे पार्टिकल्स को मिलाकर एक सिस्टम बनाना। ठीक है, चलिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल कितने टाइप के हैं भाई? तो भाई एक है आपका डिस्क्रीट सिस्टम और एक है आपका कंटिन्यूअस सिस्टम। क्या होता है सर ये अंग्रेजी? ये क्या है सर इंग्लिश? डिस्क्रीट सिस्टम क्या है सर? कंटिन्यूअस सिस्टम क्या है? हमें नहीं पता सर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूं आपको नहीं पता होगा, तो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, डिस्क्रीट सिस्टम की अगर मैं बात करूं, ये देखो, ये डिस्क्रीट सिस्टम की मैं बात करने जा रहा हूं। इसमें क्या है, मान लीजिए आपके पास एक छोटी सी बॉडी है या कोई बॉडी है M1, एक दूसरी बॉडी है M2, ये दो बॉडी है आपके पास। ठीक, एक सेकेंड, ये एक बॉडी है M1 और एक बॉडी है M2। कैसी बॉडी है देखो, आपको बताता हूं। स्क्रू ड्राइवर है, मान लो ये जो इसके पीछे ग्रिप लगी हुई है, ऐसे ही ग्रिप मैं इसके आगे भी लगा दूं। जैसे ये ग्रिप है वैसे ही ये ग्रिप है, ठीक है ना, और इसको मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है ना, रख दिया ऐसे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर? देखो, अच्छा ये ग्रिप निकल भी तो सकती है, ग्रिप निकाल दी मैंने, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात, ग्रिप निकल गई। अब देखो, ये देखो कहाँ बैलेंस हो रहा है, मुझे बताओ कहाँ बैलेंस हो रहा है? एग्जैक्टली सेंटर पे बैलेंस है। देखो एग्जैक्टली सेंटर पे बैलेंस हो रहा है, ये देखिए, है ना। और जब मैं इसमें क्या लगा दे रहा हूँ, इसमें पीछे ग्रिप लगा दे रहा हूँ, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? मेहनत करनी पड़ रही है। अब वो सेंटर पे बैलेंस नहीं हो रहा, भारी हो गया है इस साइड मास, ज़्यादा वजन होने के कारण अब वो सेंटर से बैलेंस नहीं होगा, वो सेंटर थोड़ा शिफ्ट होकर बैलेंस होगा। लेकिन कहाँ बैलेंस होगा? इसी लाइन में कहीं, इसी लाइन में कहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करना। यहां पर मान लीजिए ये स्क्रू ड्राइवर है ना, मान लीजिए स्क्रू ड्राइवर है जिसके पीछे भी हमने ग्रिप लगा कर रखी है, आगे भी हमने ग्रिप लगा कर रखी है, ठीक है ना, और बीच में ये वाला पार्ट है, ठीक है ना, मेटल वाला पार्ट है, ये वो है। ठीक है, हम जानते हैं कि इसी लाइन में कहीं क्या मिलने वाला है हमको? सेंटर ऑफ मास कहीं मिलने वाला है ना, कहीं मिलने वाला है, कहाँ हमको नहीं पता, लेकिन हाँ मिलने वाला है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा मास है और ये जो हमारा मास है ये अलग अलग है, ये डिस्क्रीट है, मतलब ये काफ़ी एक दूसरे से सिग्निफिकेंट दूरी पर है ना। मान लीजिए अगर ये मास का पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर, ये मास का पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर, तो r1 वेक्टर और r2 वेक्टर काफ़ी दूर है एक दूसरे से, या मैं बोलूँ इनका बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा r वेक्टर जो है वो अच्छा खासा सिग्निफिकेंटली दूर है एक दूसरे से, है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल है। तो डिस्क्रीट मतलब अलग अलग बोल सकते हैं हम, इस मास को अलग बोल सकते हैं, इस मास को अलग बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मास एक दूसरे से सिग्निफिकेंट दूरी पर है, तो इसको बोला जाता है डिस्क्रीट सिस्टम। भले ही आप इनको एक सिस्टम मान रहे हो, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल को मिलाकर आपने एक सिस्टम तो बोल दिया, आपने इस स्क्रू ड्राइवर के पीछे वाले ग्रिप को और स्क्रू ड्राइवर में हमने एक आगे भी ग्रिप लगा दी, दोनों ग्रिप एक दूसरे से काफी दूर है,
सिग्निफिकेंट दूरी पर हैं, बट हम इन दोनों को क्या मान रहे हैं, एक सिस्टम मान रहे हैं। हम पूरे स्क्रू ड्राइवर को क्या मान रहे हैं, एक सिस्टम मान रहे हैं। ये क्या है भाई, एक डिस्क्रीट सिस्टम है, ठीक है। और अगर हम बात करें कंटिन्यूअस सिस्टम की, मेरी बात सुनना, कंटिन्यूअस सिस्टम की बात करें, देखो कंटिन्यूअस सिस्टम में आपको एक बॉडी दे दी जाएगी, मान लीजिए एक बॉडी है कोई, है ना, और इस बॉडी के अंदर इस बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे मासेस होंगे, देखो जो टोटल बॉडी बनी है मान लीजिए वो कैपिटल M मास की है, तो आप ये तो मानोगे ना कि ये टोटल बॉडी के अंदर क्या होंगे भाई, छोटे छोटे मास डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ये छोटा मास, ये छोटा मास, ये छोटा मास, ये छोटा 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 बच्चा जान के हमको ना बहलाना रे, है ना, ये हो गया हमारे छोटे छोटे मासेस हो गए, है ना। अब आप मुझे बताइए कि इन छोटे छोटे मासेस के बीच में क्या कोई सिग्निफिकेंट दूरी है? क्या आप इनके बीच में कभी कोई ऐसी सिग्निफिकेंट दूरी बता पाओगे जैसे आप स्क्रू ड्राइवर के दो ग्रिप के बीच में बता पा रहे थे? नहीं। ये जो टोटल मास मिलकर आपको, ये जो टोटल मास आपको मिला है, ये भले ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा जिनका इंडिविजुअल मास स्मॉल m होगा, बट ये स्मॉल m इतने पास पास है कि आप इनके बीच में सिग्निफिकेंट दूरी नहीं बता सकते। तो आप इसको डिस्क्रीट सिस्टम नहीं बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे, कंटिन्यूअस सिस्टम बोलोगे। जैसे कि अगर मैं इस स्क्रू ड्राइवर में से ये ग्रिप निकाल दूं, ये जो ग्रिप है, ये ग्रिप क्या है, ये कंटिन्यूअस मास है, ये कंटिन्यूअस सिस्टम है। क्या है ये? कंटिन्यूअस सिस्टम है। क्लियर है मेरी बात? लेकिन अगर इस ग्रिप को मैं इस पर चढ़ा दूं और एक ग्रिप और लेकर आऊं, एक ग्रिप यहां पर लगा दूं, ये दोनों ग्रिप, है ना, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगी, ये दोनों मिलके बन जाएंगी डिस्क्रीट सिस्टम। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना। चलिए, तो ये बात हमको समझ में आ गई कि ये टोटल m मास था, लेकिन अंदर आप देखोगे तो ये m1 मास, ये m2 मास, ये m3 मास, ऐसे करके कितने मासेस हैं अंदर, mn मासेस है ना। और इन n मासेस से या n पार्टिकल्स से मिलकर एक बड़ा m बना है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, कंटिन्यूअस सिस्टम बोल रहे हो। क्या मेरी बात आपको एकदम क्लियर है? क्या ये बात आप समझे? हाँ सर हम समझे। अच्छा, डिस्क्रीट सिस्टम का भी एक सेंटर ऑफ मास होगा, कंटिन्यूअस सिस्टम का भी एक सेंटर ऑफ मास होगा, है ना। इस पूरे कंटिन्यूअस सिस्टम में कोई एक जगह ऐसी होगी जहां पर ये पूरा मास क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां बॉडी का या जहां सिस्टम का, बॉडी का नहीं, जहां सिस्टम का, क्योंकि सेंटर ऑफ मास किसके लिए डिफाइंड है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। तो मैं ये फिर से बोल रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पर पूरे सिस्टम का मास क्या हो, कंसंट्रेटेड हो, जहां से पूरे सिस्टम का मास क्या कर रहा हो, एक्ट कर रहा हो। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर, ठीक है सर, और समझने की कोशिश करेंगे सर, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सर, और कोशिश करिएगा कि आप और अच्छे से बताएं। बिल्कुल मैं बताऊंगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा, आप बिल्कुल उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे बढ़ें। हाँ सर आगे बढ़िए। चलिए, हम तो अभी तक समझ चुके हैं भाई कि सेंटर ऑफ मास बोलने में होता है, जो हमारे मुंह से निकलता है वो एक्चुअल में क्या होता है, वो कैसे डिफाइंड है, वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए डिफाइंड है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो वो 2 टाइप के होते हैं, हमने अभी अभी समझ लिया। अब हम आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, सेंटर ऑफ मास, द सेंटर ऑफ मास इज द रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट एट विच होल मास, एट विच, यार एट होगा, एट विच होल मास ऑफ द सिस्टम is supposed to be concentrated, is supposed to be concentrated, is supposed to be concentrated। चलिए, है ना, ये हम मानते हैं कि इस पॉइंट पर क्या होगा, पूरा मास कंसंट्रेटेड होगा उस सिस्टम का। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको स्क्रू ड्राइवर के केस में बताया। कैसे पता किया? नॉर्मली बैलेंस करके, जिस पॉइंट पर ऐसे बैलेंसिंग हो गई, हमने बोला भैया सेंटर ऑफ मास यहीं पर है। ठीक है सर, ओके। एक एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने है, देखिए इसे। यहां से मैंने क्या किया, एक बैस, वो होता ना, क्या कौन सा गेम होता है वो, बेसबॉल। बेसबॉल का जो बैट था, मैंने वो बोला कि भैया इस बेसबॉल की जब मैंने रिसर्च करी इस पर थोड़ी सी, मुझे पता चला कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है ना, यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ मास है। मैंने इस बेसबॉल को ऐसे करके फेंका, ठीक है ना, तो वो ऐसे घूमते हुए गया, ऐसे घूमते हुए जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे आप ऐसे फेंकोगे ऊपर उसको तो वो ऐसे घूमते हुए जाएगा कि नहीं, ऐसे एकदम शक्तिमान जैसे घूमते हुए जाएगा ना। हाँ, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है उसका, जो अगर आप मान लो, देखो आपने ये पार्टिकल लिया, मैं लाल कलर का पार्टिकल बना रहा हूँ, ये देखो ये पार्टिकल, देखो इस पार्टिकल का पाथ अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे ऐसा था, यहाँ ऐसा हो गया, यहाँ ऐसा हो गया, फिर 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 यहाँ ऐसा हो गया। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड मोशन हो रहा है, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड मोशन है कि नहीं है? बिल्कुल सही।
लेकिन वहीं आप अगर किसको देखो, सेंटर ऑफ मास को देखो, तो सेंटर ऑफ मास कैसे जा रहा है, एकदम सीधे पाथ से होते हुए, यानी कि पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है। देखो आप हर जगह सेंटर ऑफ मास को जोड़ोगे तो एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए जाएगा, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एकदम एक पर्टिकुलर आसान पाथ को फॉलो करते हुए जाता है। जबकि सारे पार्टिकल्स अगर आप बेसबॉल पर देखोगे, उनके मोशन को स्टडी करोगे तो उनके मोशन को स्टडी करना काफी टफ होगा। इसलिए हम सेंटर ऑफ मास को लेकर आते हैं ताकि हमारी स्टडी क्या हो जाए, थोड़ा आसान हो जाए, थोड़ी क्या हो जाए, आसान हो जाए। जैसे जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं और एग्जाम्पल दूं, जैसे ये बॉटल है पानी की, ये पानी की बॉटल है। इस पानी की बॉटल को अगर आप, इस पानी की बॉटल को अगर आप सेंटर पे धक्का दोगे, सेंटर पे, है ना, सेंटर पे धक्का दोगे तो ये खिसकेगी। क्या करेगी, ऐसे खिसक जाएगी। क्या करेगी, ऐसे खिसक जाएगी। कुछ है मेरे पास तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। क्या अगर मान लीजिए हाँ ऐसा कुछ है ना, इस बॉटल को अगर मैं ऐसे धक्का दूँ, ऐसे धक्का दूँ तो ये क्या कर रही है, देखो टिल्ट कर रही है। क्या कर रही है, टिल्ट कर रही है। अगर इस बॉटल को मैं नीचे से धक्का दूं तो नीचे से धक्का देने से क्या हो रहा है, देखो 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 देखो, ये सीधे सीधे चल रही है कि नहीं, चल रही है कि नहीं, बिल्कुल सीधे चल रही है। अगर इसी बॉटल को मैं ऊपर से धक्का दूं, ऊपर से फोर्स लगाऊं तो देखो बॉटल में क्या हो रहा है, बॉटल लुढ़क रही है, पलट रही है। हो सकता है कि अगर इसमें पानी फुल कर दूं, पानी ऊपर तक भर दूं, तो जो पॉइंट था जहां पर मैं फोर्स लगा के इस बॉडी को खिसका पा रहा था, इस बॉटल को खिसका पा रहा था, वो पॉइंट ऊपर होके यहाँ कहीं आ जाए जब मैं बॉटल को पूरा पानी से भर दूं। तो बॉटल को खिसकाने के लिए मुझे यहाँ सेंटर पे फोर्स लगाना पड़े। अभी मैं जब सेंटर पे फोर्स लगाता हूं तो बॉडी क्या करती है, पलट जाती है। आई मेरी बात समझ में, है ना। तो ये क्या है भाई, ये भी सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास पर जब आप फोर्स लगाते हो तो बॉडी ट्रांसलेशन मोशन करती है। क्या करती है, सीधा सीधा मोशन करती है, ट्रांसलेशन मोशन करती है। आई बात समझ में, पक्का 100%? हाँ सर 100%। ठीक है सर, ओके, बढ़िया सर, ठीक है। चलिए, तो सेंटर ऑफ मास के बारे में जो जो चीजें हो सकती थी वो हमने अच्छे से डिस्कस कर ली है ना। जब हम अपनी स्टडीज को, अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाना चाहते हैं जब, तो हम सेंटर ऑफ मास के मोशन पे ध्यान देते हैं। सेंटर ऑफ मास के मोशन के पाथ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर मैं बहुत सारे पार्टिकल्स के पीछे भागूंगा तो मैं हमेशा भागता ही रहूंगा, मुझे कभी कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिसकी स्टडी करने से मुझे एग्जैक्ट रिजल्ट मिले, वो रिजल्ट जो मुझे सारे पार्टिकल्स दे रहे हो। ठीक है, क्लियर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आइए। अब जैसे ये देखिए हथौड़ा है आपके सामने, है ना। इस हथौड़े को आप अगर फेंक रहे हो, है ना, ऐसे आपने हथौड़े को फेंका तो इस हथौड़े का एक पॉइंट होगा। इस पूरे हथौड़े में, ये मान लीजिए थॉर का हथौड़ा, थॉर का हथौड़ा है क्या, नहीं, थॉर का ऐसा नहीं होता सर, थॉर का थोड़ा महंगा वाला होता है, आप सस्ते थॉर का ले आए सर। तो ये जो हथौड़ा है, जब मैं इसको फेंकता हूँ, है ना, मैंने जब फेंका तो उसको कहाँ से फेंका, पीछे से फेंका, ऐसे पीछे से फेंका, तो ये हथौड़ा कैसा गया, ऐसे घूमते हुए गया, है ना। अगर मैं इसके पीछे वाले पार्टिकल पे ध्यान देता हूँ मोशन पे, तो देखिए इसका मोशन बहुत अजीब सा होगा, ऐसे घूमेगा, फिर घूमेगा, फिर घूमेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर घूमेगा, फिर घूमेगा, फिर घूमेगा, फिर यहाँ आएगा, ऐसे करके, है ना, बहुत अजीब सा मोशन होगा। लेकिन आप सेंटर ऑफ मास को अगर आप देखोगे तो हो सकता है सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा हो, एकदम सीधा सीधा हो। क्लियर। चलिए, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप डेली लाइफ में देखते होगे, लेकिन कभी आपने नोटिस करने का सोचा नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ है क्या। चलिए भाई, न्यूटन सेकंड लॉ फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब हम बात करने वाले हैं, मान लीजिए हमारी वाई एक्सिस है, दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस। ठीक, कुछ फॉर्मूले हैं जो हम डायरेक्ट देखेंगे। मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन है ना, ओरिजिन से एक मास रखा हुआ है इस पॉइंट पर, ये आपका मास है m2 मास, और एक मास रखा है आपका m1 मास। ठीक, तो m1 और m2 मास मिलकर, मैं बोलूं ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं जिसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन में कहीं आने वाला है। ठीक है ना। इस मास का पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर, इस मास का पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर, और यहाँ कहीं मैंने मान लिया कि मेरा क्या आ रहा है, मेरा पोजीशन वेक्टर आ रहा है किसका, सेंटर ऑफ मास का, जिसको मैंने क्या बोल दिया, RCM बोल दिया। क्या बोल दिया भाई, RCM बोल दिया। ठीक है ना। तो अब हमारी जो जद्दोजहद रहेगी RCM निकालने के लिए ही रहने वाली है। क्या रहने वाली है, RCM निकालने के लिए रहने वाली है कि सेंटर ऑफ मास एक्चुअल में इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का है कहाँ। तो शानदार तरीके से हम एक फॉर्मूला लिख लेंगे। देखो भाई, बिना कुछ टेंशन लिए अपने माथे पर हम क्या लेंगे, एक फॉर्मूला सीधे सीधे लिख लेंगे। आ जाओ, चलिए, ये है हमारे सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा, कहाँ पे होगा, उसका फॉर्मूला। तो देखिए इसका बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है, m1
R1 प्लस M2 R2 प्लस, अब देखो यहां पर तो दो ही मास है, कितने मास है, दो ही मास है, यानी दो ही पार्टिकल है, लेकिन पार्टिकल तो कितने भी हो सकते हैं ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लिखा है ना, पार्टिकल्स मतलब कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 करूं नहीं, 14 15 भी हो सकते हैं, 16 17 भी हो सकते हैं, n नंबर के हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला जो बनाया गया है वो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए बनाया गया है, ठीक है। चलिए डॉट 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 डॉट, तो ये हो गया MnRn, ठीक है। चलिए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मास M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू Mn, है ना। ये है फॉर्मूला हमारा किसका, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालने के लिए, कि कहाँ है सेंटर ऑफ मास हमारे सिस्टम में, ठीक है ना। चलिए वैसे ही हमारे पास, अब देखो ध्यान से देखना। चलिए इस RCM का, इस सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन आपने निकाला है यहाँ पर, देखो क्या उसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या उसके दो कोऑर्डिनेट हैं, हाँ सर। देखो इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए आपको x में भी चलना पड़ेगा और y में भी चलना पड़ेगा। बात मानते हो मेरी कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं सर। तो x में जितना आप चले वो x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y में जितना आप चले वो y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, हाँ कि ना? हाँ सर बिल्कुल सही। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस RCM का एक COM होगा, COM मतलब सेंटर ऑफ मास, यहाँ CM लिखा है तो आप टेंशन मत लेना, COM बोलो या सेंटर ऑफ मास बोलो या CM बोलो, एक ही बात है। तो इस RCM का जो आप पोजीशन बता रहे हो इसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक तो x वाला होगा और एक y वाला होगा। हाँ 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 सर बिल्कुल समझ में आया सर, बिल्कुल समझ में आया। बस तो यही मैं बोलना चाह रहा था, आपसे कि अगर आप पोजीशन पता कर लेते हो तो आप उसके x और y कोऑर्डिनेट भी तो पता कर सकते हो कि वो x में कितना है और y में कितना है ना। तो चलिए बिल्कुल इसके निकालने के लिए भी आपके पास फॉर्मूला है, XCOM इज इक्वल्स टू M1 x1 प्लस M2 x2 अप टू Mn xn, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय क्या होगा भाई, टोटल मास, मतलब जितने भी सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, है ना, n पार्टिकल्स हैं तो Mn, ठीक है भैया। चलिए ओके, डन। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट का, इस सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट का, ठीक है ना। चलिए सिमिलरली y का भी लिख लेते हैं भाई, YCOM इज इक्वल्स टू M1 y1 प्लस M2 y2 प्लस M3 डॉट 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 Mn yn ना, xn क्यों होगा, yn होगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट 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 अप टू Mn, ठीक है। चलिए दिस इज YCOM, क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। यार अगर आपको ये तीन फॉर्मूले याद है ना, बस चुटकियों में आपका खेल हो जाएगा, बहुत आसानी से आप बाकी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ कभी कुछ क्वेश्चन को हम दिमाग से भी खत्म करेंगे, हम हमेशा फॉर्मूले के पीछे नहीं भागेंगे। हो सकता है कोई क्वेश्चन चुटकियों में हमारे दिमाग से हो जाए और हम पीछे पड़े हैं किसके, फॉर्मूले के, लिखे जा रहे हैं और क्वेश्चन जबकि 2 मिनट का था। तो हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो COM के क्वेश्चंस होते हैं, ये लॉजिक से भी सॉल्व हो जाते हैं। किससे सॉल्व हो जाते हैं, लॉजिक से भी सॉल्व हो जाते हैं, कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो जाते हैं, है ना। देखना कुछ क्वेश्चन हम आगे जाके करेंगे जिसमें आप कॉमन सेंस से क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, आपको फॉर्मूलेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी इसका मतलब ये नहीं कि याद ही नहीं किया कि सर हमारा तो कॉमन सेंस इतना ज्यादा तेज है कि सर हम तो फॉर्मूला याद ही नहीं करेंगे ना। घमंड नहीं करेंगे, बिल्कुल भी घमंड नहीं करेंगे, बिल्कुल भी शाणा कौवा नहीं बनेंगे, क्योंकि शाणा कौवा हमेशा बैठता है कहाँ, करंट वाली तार पे, ठीक है। चलिए तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले को आप याद करेंगे, अच्छे से अपने खून में घुसा लेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए मिटा दूं मैं, हाँ भाई मिटा दो, आ जाओ, क्लियर। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। देखिए अब जैसे एक क्वेश्चन है ना, ये सोच रहे हैं भाई साहब, ये क्वेश्चन है कि अब आपको क्या दे दिया गया भाई। अभी देखो ये कोऑर्डिनेट्स बना रहा हूं मैं, धीरे धीरे कोऑर्डिनेट्स बनाना बंद कर दूंगा। अभी मैंने कोऑर्डिनेट बोल रहा हूं, अभी एक्सेस बना रहा हूं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, धीरे धीरे एक्सेस बनाना क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा भाई, है ना। अभी शुरुआत है इसलिए मैंने ये सब बनाकर आपको दिया है। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड COM ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, फाइंड COM ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है भाई, क्या बड़ी बात है सर, क्या बड़ी बात है,
अभी तो आपने फॉर्मूला बताया, अभी कर देंगे क्वेश्चन को सॉल्व, अब भी कर देंगे, ठीक है ना। तो करो ना भाई, किसने रोका है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखिए अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज योर M1, दिस इज योर M2। क्या आपको M1 के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, क्या आपको M2 के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं? हाँ। क्या आपको M1 दिया है कितना? हाँ 4m के बराबर है सर। M2 कितना है? 2m के बराबर है। भारी साइड कौन सी है? भारी साइड ये है सर। तो मुझे बताओ, अभी से बता दो, अभी से बता दो, सेंटर ऑफ मास इसके पास आना चाहिए, इस वाली बॉल के पास, कि इस वाली बॉल के पास? इस वाले मास के पास आना चाहिए सेंटर ऑफ मास, या इस वाले मास के पास आना चाहिए? अभी याद करो, स्क्रू ड्राइवर से मैंने आपको बताया था। तो आपका जवाब होना चाहिए सर जो भारी वाला साइड होगा ना उसकी तरफ आना चाहिए, उसकी तरफ झुका हुआ आना चाहिए हमारा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम निकालते हैं क्या? हम निकालते हैं क्या? XCOM। देखो अब एक चीज और, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या बोलता है? क्या आपको इस क्वेश्चन में, क्या आपको इस क्वेश्चन में YCOM निकालने की जरूरत है? क्या आपको इस क्वेश्चन में YCOM निकालने की जरूरत है? मुझे ये बात बताओ कि जो सेंटर ऑफ मास आएगा क्या वो इसी लाइन में कहीं आने वाला है? इसी लाइन में कहीं आने वाला है? हाँ सर, इसी लाइन में आने वाला है। इस लाइन के ऊपर नीचे भी हो सकता है क्या सेंटर ऑफ मास? अगर ऊपर नीचे होगा तो ही तो y के कोऑर्डिनेट मिलने लगेंगे, तो ही तो y के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। अगर वो इसी एक्सिस पर हुआ, x एक्सिस पर ही हुआ, तो y का कोई कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको? x एक्सिस पर y कितना होता है? 0 होता है। तो जब आपने बोल दिया कि सर हमें ऐसा फील हो रहा है कि सेंटर ऑफ मास इसी लाइन में आने वाला है, इसी लाइन में आने वाला है, तो इस x एक्सिस पर तो y का कोऑर्डिनेट 0 होने वाला है। तो आपको YCOM निकालने की जरूरत नहीं है। तो आप वहां से दिमाग तुरंत हटा लोगे। आप सिर्फ क्या निकालोगे? आप सिर्फ और सिर्फ निकालोगे XCOM, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, क्योंकि वही तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होगी। अगर हमारे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन x कोऑर्डिनेट x में और y में चलने के कारण आ रही है तो फिर हम दोनों निकालेंगे। अभी तो हमने देख लिया साफ साफ कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हम y डायरेक्शन में जाएं, तो हम सीधे निकाल रहे हैं XCOM। फॉर्मूला क्या है? M1 x1 प्लस M2 x2। अब यहाँ पर n तक नहीं जाएंगे हम, क्योंकि n पार्टिकल्स है ही नहीं। चलिए, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू, मुझे बताओ दिस इज M1 कितना है वो? 4m। x कोऑर्डिनेट कितना है उसका? x कोऑर्डिनेट कहां से नापोगे? ओरिजिन से नापोगे। दिस इज योर 0 0। यहां से कितना दूर है भाई इसका? इसका सेंटर ऑफ मास कितना दूर है? 1, ठीक है ना। तो x कोऑर्डिनेट कितना आया? 1 आया। 1 प्लस M2, M2 की वैल्यू कितनी है भाई? 2m इंटू x2 कितना है? ओरिजिन से कितना दूर है भाई इसका सेंटर ऑफ मास? कितना दूर है? ये देखो, इसका सेंटर ऑफ मास कितना दूर है? 6 दूर है। ये मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 6 से, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, यानी कि 4m प्लस 2m, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना होगा ये? 4m प्लस 6 2 12m डिवाइडेड बाय 4 और 2 6m, ठीक है ना। m काट दो, ये कितना हो गया? 4 और 2 6, 16/6 यानी कि 2 3 6 2 8 16, 8/3 जो भी हो यूनिट्स, 8/3 यूनिट्स। कोई यूनिट होती है यहाँ पे मीटर वीटर सेंटीमीटर तो लिख देते, अभी क्या है 8/3 यूनिट्स। 8/3 कितना होगा? 8/3 होगा सर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 पॉइंट समथिंग सर, है ना। देख लो भाई, 8 डिवाइड बाय 3 करो, 3 2 6, कितना बचा? 2 बचा, पॉइंट लगाया 0 हुआ, 3 छंग 18, कितना हुआ? 2.6 समथिंग। अच्छा, तो आप देखोगे ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास कितना दूर होगा? 2.6 दूर। कितना दूर? 2.6 दूर। तो अब ये 1 है, ये कितना है? 6 है। इनके बीच में दूरी कितनी है? अरे भैया, इनके बीच में दूरी कितनी है? 5 की दूरी है। चलो, यहां से 2.6 दूर, तो ये हुआ 1, यहाँ कहीं होगा 2, और ये है 0.6, मतलब 2 पॉइंट यहाँ कहीं, है ना। यहाँ कहीं आपका क्या होगा भाई? COM होगा, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 8/3 0। दिस इज योर XCOM। आई बात समझ में? आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर? कोई भी परेशानी हमको नहीं है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन था, बहुत इजी था, इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, इसको करता हूं मैं क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 पार्टिकल्स, रुक जाओ थोड़ा दूर से देखने दो मुझे क्वेश्चन को। 4 पार्टिकल्स ऑफ masses 1 kg, 2 kg, 3 kg and 4 kg are placed at 4 vertices A, B, C and D respectively of a square of side
1 मीटर 1 मीटर। ठीक है ठीक है, ये लो भाई स्क्वायर बनाओ स्क्वायर बनाओ स्क्वायर बनाओ स्क्वायर बनाओ। ये है, अरे यार स्क्वायर नहीं बनना सर, आपसे बताओ क्या रोडी बनेगा रे तू, क्या रोडी बनेगा रे तू। हाँ चलो, अब यहाँ पर एक मास लगा दो 1 kg का, छोटू छोटू लगाता हूँ पहले मैं, ये 1 kg का मास छोटू और छोटू, 1 kg का मास छोटू, फिर उससे बड़ा 2 kg का मास, फिर उससे बड़ा 3 kg का मास, फिर उससे बड़ा 4 kg का मास। ठीक है ना, 4 kg का मास। दिस इज 1 kg, दिस इज 2 kg, दिस इज 3 kg एंड दिस इज 4 kg। ठीक है ना, चलिए। ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर, देखो स्क्वायर है, हर जगह साइड क्या होगी भाई 1 मीटर, मैं एक ही जगह लिख रहा हूँ क्योंकि ये क्या है भाई, एक स्क्वायर है। ठीक है ना भैया, ठीक है। हाँ, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल्स। अब देखो ये मास, जो 4 मास है आपके पास, ये क्या बना रहे हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बना रहे हैं, है ना। आपको इस पूरे सिस्टम का, दिस इज योर सिस्टम बाबा, दिस इज योर सिस्टम, दिस इज योर सिस्टम, ये आपका सिस्टम है। आपको इस सिस्टम का क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है सर, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी निकाल कर दे देते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। देखो अगर आप एनालाइज करो, देखो ध्यान से देखो, तो देखो कहीं कोई सिमेट्री दिख रही है क्या आपको। सिमेट्री मतलब अगर इस एक्सिस के अबाउट देखें, इस एक्सिस के अबाउट देखें, तो इधर देखो 4 kg का मास है, 3 और 1 4, इधर क्या है 4 और 2 6 kg का मास है। मतलब ये वाला पार्ट क्या है, भारी है, ये वाला पार्ट क्या है, भारी है। सिमिलरली अगर आप इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री देखना चाहो तो नीचे देखोगे 4 और 3 7 kg का मास है, ऊपर 2 और 1 3 kg का मास है। मतलब समझना मेरी बात को, मतलब आपका सेंटर ऑफ मास इस साइड होगा और इस साइड होना चाहिए। यही बात समझ में नहीं आई, बात समझ में नहीं आई, बात समझ में, अरे मेरी बात समझो। मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ अभी कॉमन सेंस यूज कर रहा हूं। अगर मेरा कॉमन सेंस रिजल्ट से मैच कर गया, क्या मेरा अगर कॉमन सेंस रिजल्ट से मैच कर गया तो मैं सही समझूंगा उसको कि मैंने बिल्कुल सही सोचा था। अभी मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ सोच रहा हूं, ये नहीं बोला कि सही है या गलत है। मैंने ये सोचा कि भैया स्क्वायर की 4 साइड पे मास रख दिए 1 2 3 4 kg, है ना। चलिए हाँ चलो, मैंने बोला यार ये है एक एक्सिस जिसके अबाउट इस साइड और इस साइड में सिमेट्री देखने की कोशिश करता हूं, है या नहीं मुझे नहीं पता। मैंने देखा इस साइड 4 kg का मास है, इस साइड 6 kg का मास है, मैंने बोला हाँ कोई सिमेट्री नहीं है। मतलब यहां वाला पार्ट भारी है, आपका सेंटर ऑफ मास इस साइड खिसकेगा। किस साइड खिसकेगा, ये एक्सिस अगर सिमेट्री है तो इस साइड आपका सेंटर ऑफ मास खिसकेगा। ठीक, दूसरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री थी ये वाली ब्लैक वाली, ये है आपकी दूसरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है ना, आपने बोला ऊपर 3 kg का मास है, नीचे 7 kg का मास है, तो नीचे वाला पार्ट भारी है, मतलब आपका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो नीचे की तरफ खिसकेगा। इधर भी जाना है सेंटर ऑफ मास को, इधर भी जाना है, मतलब आपका सेंटर ऑफ मास इस एरिया में कहीं आना चाहिए, यहां कहीं आना चाहिए। आई मेरी बात समझ में, इस साइड भी और नीचे की तरफ भी, तो यहां कहीं आना चाहिए, रिजल्टेंट यहां कहीं बनेगा इसका, है ना। समझ रहे हो कि नहीं, कॉमन सेंस यूज किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। चलिए भाई मैंने बोला मुझे क्या पता है, मुझे फॉर्मूला पता है। देखिए पहले मैं अपने सेंटर ऑफ मास की लोकेशन का एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लूं, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लूं। अच्छा, अब एक्स निकालूं तो एक्स के लिए मुझे एक्स तो पता ही नहीं, x1 x2 x3 x4 ये सब तो कुछ पता ही नहीं है सर। y1 y2 y3 y4 ये सब तो पता ही नहीं है सर। तो मेरी हालत इसके जैसी हो गई, मैं सोचने लग गया कि ये सब तो मुझे पता ही नहीं है। मैंने बोला यार जुगाड़ लगाते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, साइंस के स्टूडेंट है, जुगाड़ लगाएंगे। चाहिए क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में आपके पास क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास ओरिजिन था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, ओरिजिन था, जिसमें आप 0 0 मान रहे थे, है ना। अब यहां पर वैसा कोई खेल नहीं है, यहां पर ऐसा कोई खेल नहीं है। ठीक है सर, क्या करें, तो ओरिजिन मान लो तो रहने दो, फिर मान लो, कुछ भी मान लो। क्या मान लो भाई, हम मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है ये है हमारी y एक्सिस, ये है हमारी x एक्सिस। नहीं चलो एक्सिस एक्सिस दिखाऊंगा, थोड़ा कंफ्यूजन होगा। मैं बोल रहा हूं कि कोई भी पॉइंट उठाकर, चाहे ये पॉइंट, चाहे ये कोई भी पॉइंट, लेकिन मुझे ये सूटेबल लग रहा है तो मैं इस पॉइंट में क्या मान लेता हूं, ओरिजिन मान लेता हूं। इस पॉइंट पे क्या मान रहा हूं मैं, ओरिजिन मान रहा हूं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर। और अगर ओरिजिन आपने इस पॉइंट पर मान लिया तो यहाँ क्या होगा, 0 0, यहाँ क्या होगा 0 0 होगा, बिल्कुल 0 0 होगा। अच्छा, अगर ये 0 0 है तो यहां से ये पॉइंट कितना दूर है भैया, 1 मीटर दूर। कितना दूर, 1 मीटर दूर। तो हम इसको क्या ले लेंगे, इस पॉइंट को हम ले लेंगे 1 0।
ठीक है ना। ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा? अरे बाबा अगर ये 1 है तुम्हारे सामने और ये 1 है तुम्हारे सामने तो ये कितना होगा बताओ मुझे। अरे सर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट होगा सर ये। अच्छा 1 और 1 कितना होता है? 2 होता है। √2 होगा क्या ये? हाँ सर। अरे हाँ क्या 2√1 होगा क्या? हाँ सर। नहीं सर √1 होगा, 1√2 होगा सर। अरे भैया कुछ भी ले लो, इसको मानोगे आप क्या √2 मानोगे कि नहीं? हाँ सर ठीक है, ठीक है सर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं सर, बताएं क्या? बताएं क्या? ये 1, ये 1, ये डिस्टेंस भी आपके पास है √2, सब कुछ आपको पता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज 1, दिस इज 1, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1,1 होंगे क्या? सर आप तो फिर वो क्यों बता रहे थे √2? अरे √2 तो इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस बता रहा था डायरेक्ट में, ठीक है ना। अगर आप इस पॉइंट पर पहुंचना चाहते हो तो आपको x में 1 चलना पड़ेगा, y में 1 चलना पड़ेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट 1.1 होंगे, 1,1 होंगे, ठीक है। चलिए ये पॉइंट बचा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये y एक्सिस पर है तो इसका कोऑर्डिनेट होना चाहिए 0,1, ठीक है ना। दिस इज 0 0, दिस इज 1 0, दिस इज 1 1 एंड दिस इज 0 1। चलिए आपके पास सारे मासेस की वैल्यू है, उनके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो बस अब डर किस बात का है, जल्दी से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। XUM निकालेंगे M1, दिस इज योर M1 3 kg, है ना। M1 x1 कितना है? x1 0, M1 x1, फिर M2 x2 4 kg इंटू 1, ये 1 है ना। चलिए प्लस M1 हो गया, M2 हो गया, M3 2 इंटू x कोऑर्डिनेट इज 1, इसका x कोऑर्डिनेट 1 ही है, हाँ सर। प्लस फोर्थ मास भी है क्या? हाँ फोर्थ मास कितना है? 1 kg, 1 kg और उसका x कोऑर्डिनेट कितना है भाई? 0, तो ये लिख दिया हमने 0 डिवाइडेड बाय कितने मासेस? 3 kg प्लस 4 kg प्लस 2 kg प्लस 1 kg, इतने मासेस, ठीक है। तो XUM आपके पास निकल कर आ रहा है कितना? देखो ये तो हो गया 0 और ये भी हो गया क्या? 0। ये कितना आया? 4 एकम 4 एकम 2 अपॉन 4 3 7 2 9 और 1 10, तो ये कितना हो गया? 4 और 2 6, यानी कि 0.6। तो XUM कितना आया? 0.6। ध्यान रखना जो बात हमने कॉमन सेंस से सोची थी शुरू में, वैसा कुछ हो रहा है कि नहीं, जरा ध्यान रखना, ठीक है। XUM आपका आया कितना? 0.6, ठीक है, ठीक है। 0.6 मतलब कहाँ पे? कोई दूसरे कलर से मुझे एकदम डार्क बनाना पड़ेगा, ग्रीन कलर ले लेता हूँ, ठीक है ना। चलो यहाँ पर आधा, यहाँ सेंटर में 0.5 होगा क्योंकि ये 1 मीटर है, इसके थोड़ा सा आगे 0.6 है ना, 0.6, ये है आपका 0.6 ऊपर कहीं, ठीक है ना। चलो ये आ गया 0.6, ये मैंने ग्रीन डॉट बनाया अगर आपको दिख रहा हो तो, दिस इज 0.6। चलिए 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 चलिए, अब हमको देखना है y कोऑर्डिनेट, है ना। y कोऑर्डिनेट भी देखते हैं। y कोऑर्डिनेट क्यों देख रहे हैं हम? क्यों देख रहे हैं y कोऑर्डिनेट? कि जब हमने इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री देखी, इस एक्सिस के अबाउट, तो हमने देखा कि नीचे वाला पार्ट क्या है? भारी है, नीचे वाला पार्ट भारी है ना। तो आपका सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है। एक्स एक्सिस पे होगा क्या? नहीं, इस एक्स एक्सिस पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी 2 मास बैठे हैं जो सेंटर ऑफ मास को ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आओ हम निकालते हैं YCOM। YCOM इज इक्वल्स टू M1 कितना था? 3 kg, उसका y कोऑर्डिनेट कितना? 0, M इंटू M1 इंटू Y1 प्लस M2 कितना है? 4 kg, उसका y कोऑर्डिनेट कितना है? 0, y कोऑर्डिनेट कितना? 0 प्लस 4 के बाद 2 kg, इसका y कोऑर्डिनेट कितना? 1 प्लस 1 kg और इसका y कोऑर्डिनेट कितना? 1, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय कितना मास? 3 4 4 2 4 3 7 2 9 और 1 10, है ना, 10 ही तो होगा टोटल मास, ठीक है। ये हो गया 0, ये हो गया 0, और कुछ 0 है? नहीं, और कोई 0 नहीं है। तो YCOM कितना आ रहा है? YCOM इज 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 0.3, 2 और 1 3 डिवाइडेड बाय 10, 0.3। चलिए वेरी गुड। आओ भाई इसको ज़रा प्लॉट करते हैं, देखते हैं कहाँ आता है ये पॉइंट, ठीक है ना। आइए थोड़ा मोटा पॉइंट करो भाई। दिस इज 0.6, दिस इज 0.6 एंड YCOM इज 0.3। अच्छा यहाँ पर 0.5 है, ये सेंटर है, यहाँ 0.5 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है आपका COM। कहाँ है? YCOM 0.3 पर है, तो यहाँ कहीं होगा। कहाँ पर होगा भैया? ये है आपका 0.5, ये 0.4, यहाँ कहीं होगा 0.3। तो भैया डॉट 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 और ये डॉट 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 करके कहाँ मिले? कहाँ मिले? ये मिले इस पॉइंट पे। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे मिले। दिस इज योर RCOM, दिस इज योर RCOM, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट। आई बात समझ में? तो जो हमने अजम्पशन माना था, क्या वो सच हुआ? क्या वो सच हुआ?
हमने माना था कुछ ऐसा कि भैया ये हमारी अगर एक्सेस ऑफ सिमेट्री थी तो इसके इस साइड जा रहा था सेंटर ऑफ मास, और अगर एक्सेस ऑफ सिमेट्री ये ली थी हमने तो सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ जा रहा था, मतलब नीचे, और साइड का जो रिजल्टेंट था वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा था। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर माने तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं हमारा सेंटर ऑफ मास आ रहा था। देखो वही हुआ जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0.6, 0.3, 0.6 एंड 0.3 यहाँ पर लिख देता हूँ, शायद बहुत अच्छे से आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। इसके कोऑर्डिनेट है 0.6 एंड 0.3 RCOM के कोऑर्डिनेट्स। वाह, बहुत बढ़िया सर, ये तो हमको पहले से ही लग रहा था कि वहाँ कहीं आना चाहिए। तो बस ऐसा ही होगा, थोड़ा कॉमन सेंस, थोड़ी नॉलेज, क्वेश्चन सॉल्व। क्या सॉल्व है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट, अब देखो स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल बचा हुआ, अभी तक ट्रायंगल नहीं आया। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या मिल जाए, एक ट्रायंगल मिल जाए। ट्रायंगल मिल गया। देखो अभी क्या है, मासेस देखो मैंने सेम रखे हैं, m रखे हैं। हो सकता है मास 2m 3m 4m हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अभी सिर्फ समझने के लिए आपको मैंने ये मास जो दिए हैं वो m दे दिए हैं। अच्छा, वो बोल रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ये कैसा ट्रायंगल भाई, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दिस इज ए एंड दिस इज ए, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है इस सिस्टम का। अच्छा ए सवाल तो हम क्यों ले यार, हम इसको क्या कर देते हैं, वैल्यू ही दे देते हैं। 1 मीटर, दिस इज 1 मीटर एंड दिस इज 1 मीटर, ठीक है ना। चलो भाई, फिर वही बात, अब हम माने ओरिजिन कहाँ से, जहां से मानना हो वहां से ओरिजिन ले लो, जहां से मानना हो वहां से ओरिजिन ले लो। भैया आपको कोई हाथ थोड़ी ना पकड़ लेगा आके, कि पता चला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर में और आके पकड़ लिया किसी ने हाथ, बोला अरे ये क्या कर रहे हो, ओरिजिन यहाँ से नहीं मानो, ओरिजिन तुम वहां से मानना ना। ओरिजिन जहां से चाहो वहां से मान सकते हो, बस ध्यान रखना क्वेश्चन में कहां से पूछ रहे हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि इस वाले मास से बताओ सेंटर ऑफ मास कितना दूर है तो ओरिजिन इसको मानना फिर, या अगर आपने ओरिजिन कहीं और माना है तो फिर डिस्टेंस यहां से निकालना। लेकिन थोड़ा स्मार्ट वर्क करना, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना, है ना, एक्साइटेड मत हो जाना। चलो मैंने फिर क्या मान लिया भाई, यहाँ ओरिजिन मान लिया, दिस इज 0,0, है ना। चलिए यहाँ से कितनी डिस्टेंस है भाई, 1 मीटर, 1 मीटर पे डिस्टेंस है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 1,0, ठीक है ना। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, देखो इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए मुझे एक्स में चलना पड़ रहा है, मुझे वाई में चलना पड़ रहा है। मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, हाँ सर मान रहे हैं। एक्स में चलना पड़ रहा है, वाई में चलना पड़ रहा है। वाई में कितना चलना पड़ रहा है, एक्स में कितना चलना पड़ रहा है, इसकी बात कर ले। हाँ सर, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो 1 मीटर की आधी होगी। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो 1 मीटर की आधी होगी, यानी कि 0.5 मीटर होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर, ठीक है। तो हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो समझ गए, वो है 0.5 मीटर। अच्छा, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो भैया ये हाइट आपको निकालनी है, इस ट्राइंगल की ये हाइट आपको निकालनी है। अच्छा, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये एंगल कितना होगा बताओ, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 डिग्री होगा, 60 60 60, है ना। ये 1 मीटर है, दिस इज 1 sin 60, दिस इज 1 cos 60, 1 sin 60 0.5 मीटर आ गया। ये 1 cos 60 कितना आ जाएगा, 1 into cos 60। cos 60 कितना होता है, cos 60 कितना होता है बताओ मुझे, अरे भैया बताओ मुझे। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, उल्टा, वही मैं सोचूं क्या हो रहा है। ये होगा cos 60, ये होगा ना sin 60 बाबा, दिस हाइट, दिस परपेंडिकुलर इज द sin 60, ये होगा 1 sin 60। हाँ सर, अब सही बोल रहे हैं आप। 1 into sin 60 इज √3/2, तो ये कितना होगा √3/2 मीटर। सही कहा कि नहीं कहा, अरे सही कहा कि नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा कि ये जो हाइट है भाई ट्राइंगल की, यहाँ साइड में लिख देता हूँ मैं, हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज 1 sin 60 एंड दिस इज 0.5 इज 1 cos 60, 1 cos 60, ठीक है। चलिए आपके पास इसके कोऑर्डिनेट आ गए, आपके पास इसके 0 0 थे और इसके 1 0 थे। क्या अब यहाँ से आप सेंटर ऑफ मास के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो, आओ निकाले। एक्स COM इज इक्वल्स टू M1 है M, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 0, प्लस M2 है M, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 1, प्लस M3 है M, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है कितना 0.5 मीटर, देखो ठीक है ना, डिवाइडेड बाय टोटल M कितना 1 2 3, M प्लस M प्लस M। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, धीरे धीरे करके स्टेप्स में क्या कर दूंगा, आगे जाके कट कर दूंगा, सीधे लिख दिया करूंगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना।
समझ लो अभी आराम से, इसलिए धीरे धीरे ये बच्चों वाले क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है ना। चलिए अब निकालते हैं वाई सी एम। अच्छा इसी को निकालने हैं यार, पहले पूरा कर लेना है यार एक बार में। चलो ये हो गया 0, चलिए 0 प्लस m प्लस 0.5 m/2 है ना, डिवाइडेड बाय 3m, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा भाई 2m प्लस m/2 डिवाइडेड बाय 3m, दिस इज इक्वल टू 3m हाँ ये हो जाएगा कितना भाई 2m हो जाएगा, ये हो जाएगा 3m अपॉन 2 इंटू 3m, कट गया, कितना बचा 0.5 मीटर। अच्छा एक चीज़ देखो, इधर है मास, इधर है मास। क्या अगर अपन इस एक्सिस के अबाउट देखें तो ये पूरा सिस्टम सिमेट्रिक है क्या? नहीं आई बात समझ में? मैंने सोचा ये सोचना हमको थोड़ा पहले चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अभी सोचा जैसे 0.5 मीटर आया, मैंने सोचा कि यहाँ भी एम मास, यहाँ भी एम मास, यहाँ भी एम मास। ये एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल को अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट देखूँ, इस एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के इस साइड और इस साइड दोनों चीज़ें क्या है, सिमेट्रिक है कि नहीं है? हाँ सिमेट्रिक है। मतलब आपका जो सेंटर ऑफ मास है, वो इसी एक्सिस पर होगा, इसी एक्सिस पर होगा। या तो ऊपर हो सकता है या तो नीचे हो सकता है, लेकिन होगा इसी एक्सिस में। वो इधर एक्सिस, वो एक्स एक्सिस में नहीं जाएगा, वो इधर नहीं जाएगा, वो इधर नहीं जाएगा। अगर वो जाएगा तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। ऊपर नीचे जाना मतलब वाई एक्सिस में ऊपर नीचे होना, एक्स एक्सिस में वो ऊपर नीचे नहीं होगा। उसको कहाँ रहना है, सेंटर पे ही रहना है। और देखो आई भी वही वैल्यू है, XCOM की कितनी 0.5 मीटर। क्लियर? पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। आइए YCOM की बात करते हैं। YCOM इज इक्वल्स टू YCOM इज इक्वल्स टू M1 Y1 M y कोऑर्डिनेट 0 प्लस M2 Y2 M y कोऑर्डिनेट 0 प्लस M3 Y3 M y कोऑर्डिनेट इज √3/2 डिवाइडेड बाय कितना है 3m। देखो आप ये 0 कितना बचा m√3/2 इंटू 3m, m से m कट जाएगा, कितना आएगा √3/2 इंटू 3। अगर मैं ऊपर √3 नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 3 1/2 √3 मीटर्स। दिस इज योर YCOM। क्लियर है? तो आपके पास XCOM आ गया, आपके पास क्या आ गया, YCOM आ गया। ये जो YCOM है, ये YCOM 1/2 √3 है, लगभग होता है 0.288 मीटर के बराबर ना, 0.8289 मीटर के बराबर है ना। और ये कितना है भाई 1 sin 60, ये कितना होता है, ये होता है 0.866 मीटर के बराबर है ना। तो अब आपका जो RCOM है, या मैं बोलूँ जो आपका XCOM और YCOM है, वो कहाँ की लोकेशन बता रहे हैं भाई। आओ तो X में आपको चलना है कितना 0.5 यहाँ, मतलब इस एक्सिस पर। इस एक्सिस में आपको कितना ऊपर जाना है, इस लाइन में आपको कितना ऊपर जाना है 0.289 मीटर। कितना 0.289, अगर 0.86 है तो यहाँ कहीं 0.289, ठीक है ना। दिस इज योर 0.289। ये है आपका सेंटर ऑफ मास, दिस पॉइंट। क्लियर? पक्का? चलिए भाई ये हो गया 0.289 मीटर। ठीक है सर, बढ़िया सर, समझ में आ गया सर। हमने स्क्वायर देख लिया, हमने सर ट्रायंगल देख लिया, हमने मास देख लिया, हमने एकदम एक्स एक्सिस पर रखकर भी मास को कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें? हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। आओ भाई, कर दिया इसको क्लियर। अरे हुआ ही नहीं है तो आओ, क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओहो, अब यहां से लेवल बढ़ना चालू हो गया है भाई। क्वेश्चन का लेवल यहां से बढ़ना चालू हो गया है। ये क्वेश्चन है आपकी HCV का, है ना। ये क्वेश्चन है क्या आपका HCV का। ये मैं पहले से, इसलिए वैसे मैं जनरली बताता नहीं हूँ कोई क्वेश्चन पहले से कि ये HCV का है, इसलिए क्योंकि इससे आपका एक डर बैठ जाता है, उससे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सा है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। डर अगर नहीं भी बैठता तो थोड़ा हमको सॉल्व करने में दिक्कत जाती ही जाती। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास यहाँ पर दो प्लेट है। हाफ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट शोन इन द फिगर इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ डेंसिटी ρ1। चलिए
चलिए चलिए चलिए चलिए छोड़िए, दिस इज ρ1 डेंसिटी एंड दिस इज ρ2 डेंसिटी, ठीक है ना। मान लीजिए इस प्लेट की लेंथ है L और इस प्लेट की भी लेंथ है क्या, L, ठीक है ना। ओके, द लेंथ ऑफ द प्लेट इज L, लोकेट द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द प्लेट। अच्छा, टोटल ही प्लेट की लेंथ L है, टोटल प्लेट की लेंथ कितनी है भाई, L है, ठीक है। ओके सर, चलो लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लेट। अब देखो यहाँ डेंसिटी अलग है, यहाँ अलग हो गई प्लेट, यहाँ प्लेट अलग हो गई, इनको जोड़ दिया गया है, एक L लेंथ की प्लेट बना दी गई है। वो बोल रहा है कि बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। ओ माय गॉड, कैसे पता करें। डेंसिटी दी हुई है, अभी तक तो हम सर मास में देख रहे थे, मास में खेल रहे थे, अब हमको डेंसिटी दे दी गई। तो सबसे पहले तो डेंसिटी को अगर आपको मास में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करोगे भाई, डेंसिटी को अगर मास में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करोगे, मास वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। ये क्या है, हाफ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट है, मतलब ये पूरी रेक्टेंगुलर प्लेट थी, उसका हाफ पार्ट ये है, हाफ पार्ट ये है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर इसका वॉल्यूम v होगा तो इसका भी वॉल्यूम क्या होगा, v होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो अगर इसका वॉल्यूम v होगा तो क्या आप इसका मास नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं सर। m1 इज इक्वल्स टू ρ1, m1 इज इक्वल्स टू ρ1 इंटू वी, एंड इसका मास होगा सर m2 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू ρ2 इंटू वी। अच्छा, हाँ, तो ये तो बड़ा आसान है, आपने मास निकाल लिया। लेकिन ये मास है कहाँ कंसंट्रेटेड है। अच्छा सर, इस वाली प्लेट का मास इसके किसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होगा, इस वाली प्लेट का मास इसके किसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होगा। अच्छा, अब देखो हम ये मान रहे हैं कि ये जो प्लेट है इस पर जो मास है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि होमोजीनियस है ये प्लेट। ये प्लेट क्या है, ये आधी प्लेट होमोजीनियस, ये आधी प्लेट होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब अच्छे तरीके से मास फैला हुआ है, प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं है कि कहीं भारी है कहीं हल्की है प्लेट, पूरी तरीके से बढ़िया मास बटा हुआ है। चलिए, तो हम ये बोल देते हैं कि ये जो लाल वाली प्लेट है इसका मास m1 कहाँ एक्ट कर रहा है, इसके सेंटर पे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने बोला कि मास m1 कहाँ एक्ट कर रहा है भाई, तुम्हारा इस पॉइंट पर, ठीक है ना। सिमिलरली दूसरी वाली प्लेट का भी जो मास है वो भी क्या है, होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने बोला भाई उसका भी जो मास है m2 वो कहाँ एक्ट कर रहा है, सेंटर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है भाई, ठीक है। चलो सुनना मेरी बात, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, क्या ये L/2 होगा, इतना डिस्टेंस। हाँ सर, पक्का, हाँ सर ये L/2 होगा, पक्का, हाँ पक्का, नहीं, यहाँ हो गई आपसे गलती, क्योंकि ये कितना होगा, दिस इज L/2। अगर ये L/2 है, ये L/2 है, तो फिर ये कितना होगा। अब मुझे बताओ सर, दिस इज L/4, ये L/2 का भी आधा होगा सर। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ये भी कितना होगा, दिस इज ऑल्सो L/4 सर, दिस इज ऑल्सो L/4। नाइस, बढ़िया। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में ये डिस्टेंस कितना होगा सर, ये L/4 होगा और ये भी L/4 होगा। अच्छा, तो इस मास और इस मास के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी सर, L/2 डिस्टेंस होगी। अच्छा, ओ नाइस, वेरी गुड। तो अगर आप ध्यान से देखो अगर आप तो एक मास है m1 आपके पास, देखो एक मास है m1 आपके पास, एक मास है m2 आपके पास, है ना। m1 को आप ρ1 इंटू वी बोल रहे हो, m2 को आप ρ2 इंटू वी बोल रहे हो, ठीक है। क्या इनके बीच की डिस्टेंस आपको दे दी गई है, हाँ सर इनके बीच की डिस्टेंस हमको दे दी गई है, कितनी, L/2। अरे यार, हाँ कितनी डिस्टेंस दे दी गई है, L/2 दे दी गई है। हाँ सर, ये m1 है, ये m2 है, ठीक है ना। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, L/2 है, ठीक है। पक्का इनके बीच का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो, बता सकते हो कि अगर ये सिस्टम है आपका तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बता सकते हो। सर क्यों नहीं बता सकते, बहुत आसान होगा सर। देखो हम मानते हैं कि ये हमारा ओरिजिन है ना, इसका कोऑर्डिनेट आप ले लो सर 0 0, इसका कोऑर्डिनेट होगा सर L/2 0। ओह नाइस, तुम दिमाग चला रहे हो, नाइस। कोऑर्डिनेट रख दिए 0 0, L/2 0, वाह। अच्छा चलो, तो सर YCM निकालने की जरूरत है ना, क्योंकि इसी कहीं लाइन पर आपका x आने वाला है, y तो नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए हम सीधे क्या निकालते हैं, XCOM निकालते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो m1
इसका कोऑर्डिनेट कितना 0 प्लस m2 इसका कोऑर्डिनेट कितना l/2। हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने। ओके ओके, नाइस 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 नाइस। डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। चलिए m1 इंटू 0 क्या हो गया? 0 हो गया। XCOM कितना आ रहा है? XCOM इज इक्वल्स टू m2 की वैल्यू कितनी है? रो2 इंटू v इंटू l/2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 रो1 इंटू v प्लस रो2 इंटू v। अरे हाँ कि ना? हाँ बिल्कुल सही सर। चलिए, लेकिन ये जो आपने XCOM निकाला, ये आपने कहाँ से निकाला? इस पॉइंट को ओरिजिन मान के। किस पॉइंट को? इस पॉइंट को ओरिजिन मान के, है ना? आपसे अगर वो पूछता कि भाई ये है ओरिजिन इसको मानना है, इस पॉइंट को आप ओरिजिन मानो, तो बताओ इस पॉइंट से आपका XCOM कितना दूर है, या इस पॉइंट से आप x कोऑर्डिनेट बताओ COM का। तो आप क्या करते? फिर आप इसमें क्या ऐड करते? अभी आपने कहाँ से निकाला? यहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला। आप उसमें क्या ऐड करते? l/4 और ऐड करते। नहीं, अरे ऐड करते कि नहीं ऐड करते? l/4 और ऐड करते, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होती? दिस प्लस l/4। आई मेरी बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? चलो अब इसमें देखो क्या है कॉमन, क्या क्या निकलेगा? v कॉमन निकल जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को मैं फिर से डिस्कस करूंगा, समझाऊंगा आपको कि क्या हो रहा है, जरा मेरी बात को समझिएगा। अगर l/4 ऐड नहीं करते तो क्या होता आंसर? तो आंसर होता रो2 l डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ रो1 प्लस रो2, ये आंसर होता। बट ये कब होता? जब आप ओरिजिन किसको मान रहे होते? जब आप ओरिजिन मान रहे होते इस पॉइंट को, जब आप इसको ओरिजिन मानते तब ये आंसर होता, ठीक है ना? हमारा आंसर ये ओरिजिन मानकर है, ये एकदम सही है, ठीक है ना? पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। अगर आपसे कोई बोले क्वेश्चन में कहीं बताया है कि आपको कहीं बताया कि कहां से लेना है आपको अपना ओरिजिन, देख लेते हैं। हाफ ऑफ द डेंसिटी द लेंथ ऑफ द प्लेट इज l, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लेट। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोला, ठीक है ना? लेकिन अगर आप देखो, या तो आप इस एंड से बताओगे अपना सेंटर ऑफ मास, या तो आप प्लेट के इस एंड से बताओगे अपना सेंटर ऑफ मास। सीधी बात है, या तो आप प्लेट के इस एंड से बताओगे सेंटर ऑफ मास, या तो आप प्लेट के इस एंड से बताओगे सेंटर ऑफ मास। ऐसे थोड़ा बताओगे कि नहीं ये वाला जो पॉइंट है पहले आप ये लोकेट करो और यहां से फिर सेंटर ऑफ मास इतनी दूर होगा। नहीं भाई, प्लेट यहां से स्टार्ट हो रही है, हम यही मान रहे हैं ना, हम यही से मानते हैं कि भाई ये हमारा x = 0 है और ये हमारा x = l है ना? प्लेट हमारी जो स्टार्ट हो रही है वो यहीं से स्टार्ट हो रही है, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको यहां से बताना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास कितना दूर है। तो इसलिए हम कोऑर्डिनेट यहां पर ले रहे हैं अपने 0 0, हम इसको ओरिजिन मान ले रहे हैं अब, ठीक है ना? अगर आपने इसको ओरिजिन माना तो भाई ये हमारा पुराना ओरिजिन था, ये हमारा नया ओरिजिन है। पुराना ओरिजिन नए ओरिजिन से कितना दूर है? l/4 दूर है, इसलिए हम रिजल्ट में क्या ऐड कर दे रहे हैं? l/4 ऐड कर दे रहे हैं प्लस l/4। तो लिख दे रहा हूं मैं न्यू XCOM इज इक्वल्स टू रो2l डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ रो1 प्लस रो2 प्लस l/4। ये l/4 क्यों किया? क्योंकि अब मैं जहां से प्लेट स्टार्ट हो रही है वहीं से अपना सेंटर ऑफ मास बताऊंगा, ठीक है? चलिए आइए, न्यू XCOM कितना आएगा भाई? इसका आप ले लो LCM कितना, 4 टाइम्स नहीं 8 टाइम्स ऑफ रो1 प्लस रो2, ये ले लूं? हाँ, 8 टाइम्स ऑफ रो1 प्लस रो2। चलिए ऊपर क्या आएगा? ये आ जाएगा 4 रो2l प्लस l से मल्टीप्लाई कर दो इसको तो जाएगा 2l रो1 प्लस रो2। ठीक, देखते हैं और कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? तो ये हो जाएगा 4 रो2l प्लस 2 रो2l प्लस 2 रो1l डिवाइडेड बाय 8 रो1 प्लस रो2। ठीक है, चलिए और कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? क्या क्या देखो 2 कट गया, यहाँ पे बचा 2 और नीचे बचेगा क्या? 4। सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? नहीं, और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये कितना हो जाएगा? 2 √2l तो ये हो जाएगा 3 √2l प्लस रो1l डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ रो1 प्लस रो2। दिस इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन। दिस इज आर न्यू ओरिजिन। दिस इज आर
न्यू ओरिजिन। अगर आप बोलते कि मैं ओरिजिन इसको मान रहा हूं, इस पॉइंट को ओरिजिन मान रहा हूं और मेरा आंसर ये है, तो आंसर बिल्कुल सही होता, कुछ गलत नहीं है उस आंसर में। बट क्योंकि भाई प्लेट एक क्या बोलते हैं, एक होती ना सभ्यता होती है, एक तौर होता है, एक तरीका होता है कि भैया प्लेट जहां से चालू हो रही है वहां से बताओ ना आप मुझे। आप कहां बता रहे हो कि प्लेट के चालू होने के L/4 के बाद मैं ओरिजिन मानूंगा और उससे मेरा सेंटर ऑफ मास इतना दूर आएगा? ना 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 ना, आप प्लेट जहां से चालू हो रही है वहां से ओरिजिन मानो और वहां से बताओ सेंटर ऑफ मास कितना दूर है, तो वो है 3√2L + ρ1L/4 ρ1 + ρ2 के बराबर। ठीक है, पक्का 100%। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, इसको मिटाऊं, आगे बढ़ें। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, HC वर्मा का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए वैसे ही क्वेश्चन है, 3 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 0.50 kg 1.0 kg। इस क्वेश्चन पर मैं लौट कर दोबारा आऊंगा वैसे, है ना, इस क्वेश्चन पर लौट के मैं दोबारा आऊंगा, क्यों आऊंगा अभी आपको पता चलेगा, टेंशन मत लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 0.50 kg 1 kg 1.5 kg आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। क्या दिक्कत, 0.5 kg 1 kg 1.5 kg हाइट दी है, ये डिस्टेंस दी है, ये डिस्टेंस दी है, ओरिजिन मान लो, किसको, इसको मान लो, इसको आप ओरिजिन मान लो, यहाँ पर कोऑर्डिनेट से लो 0 0, दिस इज योर ओरिजिन। खत्म बात, काम खत्म भैया, काम खत्म। अब मैं आपको लिख के बता रहा हूं, क्वेश्चन को सॉल्व आपको ही करना है। m1 मैंने इसको ले लिया 0.50 kg m1 x1, m1 x1 कितना 0, m2 x2, m2 कितना 1 kg, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 4 सेंटीमीटर दूर है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 40। इसका कोऑर्डिनेट कितना दूर होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 और ये कितना डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये हुआ m1 x1, m2 x2 कितना 4 प्लस m3 कितना 1.5 kg, m3 1.5 kg और उसका x कोऑर्डिनेट 0। बहुत बढ़िया, लो भाई डिवाइडेड बाय कितना, टोटल मास कितना हो गया 1.5 और आधा 2 2 और 1 3, देखो ना 1 1.5 1.5 3 kg। चलो ये हो गया, ये 1.5 क्या होता है सर, 1.5 ब्रो, 1.5 को बोला जाता है 1.5। चलो ब्रो आ जाओ। कभी कभी बोलते हैं कि 1:30 बज गए, बच्चे बोलते हैं 1:30 बज गए सर, 2:30 बज गए हैं, तो यहाँ पर भी ये हो गया भाई हमारा 0, ये हो गया हमारा 4, वो नहीं है, वजह से होता है। वैसे 2:30 में गलत क्या है, जब 12:30 हो सकता है, 11:30 हो सकता है, 10:30 हो सकता है, 9:30 हो सकता है, तो 1:30 और 2:30 क्यों नहीं हो सकता, 3:30 हो सकता है, 4:30 हो सकता है। डाउट तो बिल्कुल सही है, मेरे मन में भी बहुत आता था जब मैं बचपन में रहता था, आज तक मैं उसका आंसर ढूंढ रहा हूँ। ये हो गया 4, ये हो गया 0, ये भी कितना हो गया भाई 0, ये हो गया 4/3, XUM कितना आ गया 4/3 आ गया। ठीक है, चलिए सेंटीमीटर। सिमिलरली YCUM देखो, YCUM देखो। अच्छा, आप अगर कोई सिमेट्री ढूंढना चाहो तो आपको कोई सिमेट्री अभी दिखेगी नहीं। अगर आप इसके अबाउट देखो तो कोई सिमेट्री नहीं है, इसके अबाउट देखो कोई सिमेट्री नहीं है, एक पॉइंट के अबाउट देखो कोई सिमेट्री नहीं है। यहाँ 1 kg मास है, यहाँ 1.5 kg मास है, हाँ कि ना, हाँ बिल्कुल सही। चलो YCUM निकालते हैं। m1 इज 0.5 kg, उसका कोऑर्डिनेट y1 0 प्लस m2 kg कितना है 1 kg, उसका y कितना, y कोऑर्डिनेट इज 0। देखो ये 0 ये 0 प्लस 1.5 kg m3 मास और उसका y कोऑर्डिनेट कितना है, उसका y कोऑर्डिनेट है 3 डिवाइडेड बाय कितने kg का मास है टोटल, 3 kg के मास। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, देखो ये 0 ये 0, 3 से 3 कट गया, तो YCOM कितना आया भैया, YCOM आया 1.5 सेंटीमीटर। ये ऑलमोस्ट आएगा, ये ऑलमोस्ट आएगा 1.333 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो XCOM है 1.3333 सेंटीमीटर, YCOM है 1.5 सेंटीमीटर। लोकेट कर दो, लोकेट कर दीजिए पॉइंट भैया, लोकेट कर दीजिए। चलिए XCOM कितना है 1.3333, तो ये है अपना 4, तो ये होगा 2, 2 से पीछे थोड़ा सा इधर कहीं। चलिए ये है अपना 1.33 और यहाँ से 1.5, ये है 3, तो इसका आधा होगा 1.5। ये यहाँ कहीं पर आएगा आपका क्या भैया, COM सेंटर ऑफ मास। दिस इज द पॉइंट। यहाँ से 1.33 एंड यहाँ से 1.5। ठीक है, पक्का 100%, बढ़िया, नॉर्मल, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, ये क्वेश्चन हो गया।
अब क्वेश्चन जो हो गए हैं उनको दूसरे तरीके से देखने के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट की तरफ ले जा रहा हूं। आइए, अभी तो हमने कर लिया, देखो एचसीबी का भी क्वेश्चन कर लिया, वो तो मैंने बता दिया या मैंने किया तो आपको समझ में आया। वैसे अगर पहली बार में कोई ऐसा क्वेश्चन देखे तो मैं खुद बोल रहा हूं कि आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। कुछ चीजें हैं, कुछ कंसेप्ट है, कुछ ट्रिक्स हैं, अगर आप उनको अपने दिमाग में डाल लोगे तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस में आप वो ट्रिक्स लगा पाओ। ठीक है, आइए समझिएगा। हम एक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जहां पर हम 2 पार्टिकल सिस्टम को देखेंगे। 2 पार्टिकल सिस्टम मतलब हमको 2 मासेस दिखेंगे, है ना, 2 नहीं 2 मासेस दिखेंगे, तो 3 नहीं दिखेंगे, 4 नहीं दिखेंगे। मैं किसकी बात कर रहा हूं? 2 मासेस की। 2 मासेस यानी 2 पार्टिकल हमारे सिस्टम के। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक मास है m1 मास, लाल कलर नहीं, लाल कलर नहीं, लाल कलर नहीं, लाल कलर नहीं, लाल कलर नहीं चाहिए है मुझे, ब्लैक कलर, पिंकी पिंकी, व्हाट कलर यू वांट। एक है मास हमारे पास m1, एक है मास हमारे पास m2। दोनों के बीच की डिस्टेंस है d, दोनों के बीच की डिस्टेंस है कितनी? d। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? नहीं सर, कोई भी परेशानी नहीं। क्यों होगी कोई परेशानी सर? क्यों होगी कोई परेशानी? चलिए, इनके बीच की डिस्टेंस आपको दे दी गई है d। ठीक है ना, चलिए, दिस इज m1 एंड दिस इज m2। अब आपसे बोल दिया गया कि ये जो 2 पार्टिकल के कारण सिस्टम बना हुआ है, इसका सेंटर ऑफ मास पता करो। तो आप कैसे करोगे? आप ओरिजिन मान लेते थे, अभी तक आप क्या करते थे? इसको ओरिजिन मान लेते थे, दिस इज 0 0 एंड दिस इज d0। यही तो हुआ, यही तो आपने कोऑर्डिनेट्स माने कि नहीं माने? आपने इसको ओरिजिन मान लिया, दिस इज योर ओरिजिन, माना हुआ ओरिजिन। ठीक है ना। अच्छा, फिर आप क्या करते थे? आप बोलते थे अच्छा सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं XCOM का। हमको पता है कि सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं आने वाला है, इसी एक्सिस पर आने वाला है, ऊपर नीचे नहीं जाने वाला। तो हमको Y एक्सिस में YCOM निकालने की जरूरत नहीं है, हमने XCOM निकाला। कैसे निकाला? m1 इंटू x कोऑर्डिनेट इज 0, x कोऑर्डिनेट इज 0 प्लस m2 x कोऑर्डिनेट इज व्हाट? d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सही कहा कि नहीं कहा? हाँ। अब इस रिजल्ट को, इस एक्सियम के फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखो। कब? जब 2 पार्टिकल सिस्टम। ये वो मेथड थी जो आपने जुगाड़ से लगाई कि भैया ओरिजिन मान लिया, 0 0 कर दिया, ये सब आप आता था, आपने कर लिया अपने दिमाग से। लेकिन देखो, अगर ये चीज हम बार बार ना करना चाहें तो हमारे पास देखो एक फॉर्मूला आता हुआ दिख रहा है, ये तो हो जाएगा 0, ये क्या बनेगा? m2 इंटू डी अपॉन m1 प्लस m2, 2 इंटू डी अपॉन m1 प्लस m2। आई मेरी बात समझ में? नहीं आई समझ में? देखो इस चीज़ को ध्यान से देखो, इस चीज़ को ध्यान से देखो। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये आपने जो COM निकाला, फ्रॉम ओरिजिन निकाला, और ओरिजिन आपने माना कहाँ है? यहाँ माना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से समझना कि जब आप m1 मास से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालते हो, जब आप m1 मास से सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो, तो आपको किसकी जरूरत पड़ रही है? m2 मास की जरूरत पड़ रही है। मल्टीप्लाई किससे करना पड़ रहा है? दोनों मास के बीच की जो डिस्टेंस है उससे, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? नहीं आई सर बिल्कुल समझ में नहीं आया। बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है। देखो, अब यही क्वेश्चन मैंने थोड़ा उल्टा करके लिया। अब यही 2 मास आपके सामने मैंने रखे और मैंने बोला इनके बीच की डिस्टेंस अभी भी कितनी है? d है। इनके बीच की डिस्टेंस अभी भी है d। अच्छा सर ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस अभी भी d है, ये अभी भी m1 मास है, ये अभी भी m2 मास है। बस फर्क इतना है कि अब आपको सेंटर ऑफ मास जो आप निकाल रहे थे वो यहाँ से नहीं, आपको इस मास से निकाल रहा है। अच्छा, मतलब मैं क्या सर इसको ओरिजिन मान लूँ? बिल्कुल मानिए, इसको आप 0 0 मानिए। अच्छा ठीक है सर, इसको 0 0 मान लेते हैं। ठीक है सर, आइए, तो XCOM इज इक्वल्स टू, सुनना मेरी बात ध्यान से, दिस इज m1, दिस इज m2 इसका कोऑर्डिनेट 0 माइनस, सुनना ध्यान से सुनना। अभी मैं माइनस इसलिए नहीं ले रहा, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इस डायरेक्शन में तो हम x को माइनस लेते हैं, हाँ कि ना? इस डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं तो x को माइनस लेते हैं, हाँ कि ना? हाँ लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। लेकिन अभी हम मान रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लोकेशन की बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ जरा समझना। m2 इंटू 0 प्लस m1 इंटू इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? d टू 0, हाँ कि ना? d इंटू 0। अगर आप
इस डायरेक्शन में x को नेगेटिव लेते हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, इस डायरेक्शन में अगर आप x को नेगेटिव लेते हो तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, माइनस, यहाँ पर आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ये कोऑर्डिनेट बनेगा -d0, तो ये क्या आ जाएगा -d0, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ कि ना। वैसा अभी हम करना चाहते नहीं है यार, सोचो, ये फालतू की बातों में मत पढ़ो, सुनो मेरी बात, ये फालतू की बातों में मत पढ़ो, वापस आओ वापस आओ वापस आओ। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि अब ओरिजिन ये नहीं है, अब ओरिजिन ये है। इधर आओ, इधर आपने जब ओरिजिन को माना तो आपने बोला भाई यहाँ कोऑर्डिनेट 0 0 है, यहाँ कोऑर्डिनेट d0 है। फालतू की बात नहीं करेंगे, सिंपल बात करेंगे, कुछ इधर उधर की बात नहीं करेंगे। इधर आए हम, यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट लिखा d0, यहाँ पर d0 था, अब यहाँ पर d0 है। आपको बोला गया चलो XCOM निकालो, XCOM निकालो, आपने बोला बिल्कुल निकालते हैं। M2 कोऑर्डिनेट क्या 0 प्लस M1 कोऑर्डिनेट क्या d डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये क्या हो गया 0 हो गया। तो XCOM कितना आने लग गया, XCOM आने लग गया M1d अपॉन M1 प्लस M2। क्या सीखे, क्या सीखे, ये क्या सीखे, क्या सीखे आप इससे, आप इससे ये सीखे सर कि जब हम M2 से ओरिजिन मानकर XCOM निकालते हैं तो हमको किस मास की जरूरत पड़ती है, इस मास की जरूरत पड़ती है, किस डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, इस पूरे डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 की जरूरत पड़ती है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब सर ये तो फॉर्मूला आ गया, सर मतलब ये तो फॉर्मूला आ गया कि अगर यहाँ पर XCOM है, अगर XCOM है, आपसे पूछा जाए कि बताओ वो M1 से कितना दूर है, तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला लिखोगे। M1 से जब आप निकाल रहे हो, जब XCOM की डिस्टेंस आप M1 से निकाल रहे हो तो आपको किस मास की जरूरत पड़ेगी, M2 मास की। और जब आप XCOM किस मास से निकालोगे, M2 मास से निकालोगे, तो आपको किस मास की जरूरत पड़ेगी, मुझे बताओ किस मास की जरूरत पड़ेगी, M1 मास की। जब आप M2S से डिस्टेंस निकालोगे तो आपको M1 मास की जरूरत पड़ेगी, जब आप M1 मास से निकालोगे डिस्टेंस तो आपको M2 मास की जरूरत पड़ेगी। इनटू क्या, इनटू जो डिस्टेंस है दोनों के मास के बीच में, डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2। कितना प्यारा, अरे कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का। अरे हाँ, देखो कितना प्यारा रिजल्ट आपके सामने आया है, कितना प्यारा रिजल्ट आपके सामने आया है कि मतलब अगर आपको दो सिस्टम, दो पार्टिकल दे दिए जाएं, क्या दे दीजिए, मान लीजिए 3 kg है, मान लीजिए 3 kg है, मान लीजिए ये 6 kg है, ठीक है ना। दो आपको मास दे दिए गए, इनके बीच का डिस्टेंस आपको दे दिया गया, सुना 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 क्या, हाँ 9 मीटर, नहीं 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 18 मीटर का डिस्टेंस दे दिया गया। नहीं, ज़्यादा हो जाएगा सर, ज़्यादा हो जाएगा। इनके बीच का डिस्टेंस आपको दे दिया गया 3 मीटर का, और आपको बोला बताओ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करके बताओ। तो मैं बोला कहाँ से, उनने बोला सेंटर ऑफ मास बताओ 3 kg से निकाल कर कितना होगा, 3 kg से उसकी क्या डिस्टेंस होगी। अच्छा 3 kg से निकालना है डिस्टेंस, हाँ सर, तो XCOM जो होगा कहाँ से निकालना है, 3 kg से निकालना है, तो किस मास की जरूरत पड़ेगी, 6 इंटू कितना डिस्टेंस है 3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 कितना हो गया 18 डिवाइड बाय 6 3 9 दूनी 18, 2 मीटर दूर, 2 मीटर दूर। इस मास से कितना हो गया भाई, वो 2 मीटर दूर आपका COM हो गया। अच्छा फॉर्मूला क्या लगाया, फॉर्मूला क्या लगाया, दिस इज योर M1, दिस इज योर M2 एंड दिस इज योर D। फॉर्मूला क्या लगाया, आप M1 से निकाल रहे थे डिस्टेंस, तो M2 इंटू D अपॉन M1 प्लस M2, लगाया कि नहीं लगाया फॉर्मूला। सिमिलरली अगर आपसे बोलता कि यहाँ की डिस्टेंस निकालो तो आप फॉर्मूला लगाते, M2 से डिस्टेंस निकालना है तो M1 इंटू D टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2। अब ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है, तो ये कितना होगा 1 मीटर। कैलकुलेट करके देख लो M1 इज 3, D इज 3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इज 6 और 3 9, तो ये कितना हो गया 9 9। आ गया कि नहीं आ गया, अरे आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल शानदार आ गया है। याद रखना जब भी M1 मास से बोला जाएगा, M1 मास से बोला जाएगा कितनी दूर है, तो आप यहाँ यूज करोगे M2 इंटू जो डिस्टेंस है डिवाइड बाय जो टोटल मास है, ठीक है। जब पूछा जाएगा M2 मास से डिस्टेंस बताओ, तो M2 मास से डिस्टेंस आप निकालोगे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग के, M1 इंटू D अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर, इससे दूरी तो ये मास, इससे दूरी तो ये मास, इनटू जो डिस्टेंस है दोनों मास के बीच में डिवाइडेड बाय टोटल मास। क्लियर, सिंपल, बहुत ही बढ़िया लॉजिक हमको समझ में आया। हाँ सर बहुत ही बढ़िया लॉजिक हमको समझ में आया। अब एक चीज और समझते हैं, अब एक चीज और समझते हैं, क्या
देखो हाँ चलो देखो, इस चीज को ध्यान से देखना, इस चीज को ध्यान से देखना। हमने जो मासेस लिए थे, हमने जो मासेस लिए थे, ये देखो, ये एक मास m1, ये मास m2, ठीक, और इनके बीच का डिस्टेंस ये है, ठीक है। चलो आओ प्यार से सुनना, ध्यान से सुनना। आपने क्या बोला कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस d है सर, और आपसे अगर पूछा जाए कि XCOM m1 से कितना दूर है, तो आप बोलोगे लो भाई हम बता दे रहे हैं, m1 से डिस्टेंस पूछ रहे हो तो हम मास यूज करेंगे m2, टोटल डिस्टेंस अपॉन m1 प्लस m2। और अगर XCOM की डिस्टेंस आप m2 से पूछ रहे हो तो हम मास कौन सा यूज करेंगे, m1 इंटू डी अपॉन m1 प्लस m2। यही करेंगे यूज की नहीं करेंगे, हाँ यही यूज करेंगे, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आओ आप समझना अगर मैं इधर, अगर मैं इधर, अगर मैं इधर, अगर मैं इधर किससे मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, मान लो ये है x, ये कितनी डिस्टेंस है, मान लो इसको मैं बोलता हूँ x1 डिस्टेंस, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको मैं बोलता हूँ x2 डिस्टेंस, ठीक है। समझना, अगर मैं इसको m1 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, m1 से मल्टीप्लाई कर दूं। देखो इसको अगर मैं m1 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं m2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सुनना मेरी बात, क्या बोला मैंने, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने ये बोला कि m2 इंटू डी अपॉन m1 प्लस m2, ये क्या है, ये वो डिस्टेंस है m1 मास से जहां पर आपको क्या मिल रहा है, XCOM मिल रहा है। सही कहा मैंने कि नहीं, हाँ सर। इसको मैंने क्या मानने को बोला, इसको मैंने बोला थोड़ी देर के लिए मान लो ये x1 डिस्टेंस है। इतनी बड़ी डिस्टेंस लिखने की जगह मैं उसको छोटा नाम दे रहा हूं x1। अरे भाई अगर किसी का नाम है राजा रुद्र प्रताप सिंह बघेल, क्या नाम है, राजा रुद्र प्रताप सिंह बघेल, इतना बड़ा नाम है, तो मैं कहां बार बार नाम लूंगा उसका, राजा रुद्र प्रताप सिंह बघेल। मैं उसको एक छोटा सा नाम दे दूंगा, सोनू, मोनू, टीनू, बेबू, बेबो, सोनू, मोनू। दे सकता हूं नहीं दे सकता, बिल्कुल दे सकता हूं। तो मैंने बार बार बोला कि इतनी बड़ी डिस्टेंस की जगह मैं उसको क्या बोल देता हूं, x1 बोल देता हूं। सिमिलरली m1 इंटू डी, इस मास से जो डिस्टेंस थी, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इसको क्या बोल देता हूं मैं, x2 बोल देता हूं। x1 इसको बोलता हूं, x2 इसको बोलता हूं। ध्यान रखना, मैंने इस x1 को m1 से मल्टीप्लाई किया, इस x1 को m1 से मल्टीप्लाई किया, और इस x2 को m2 से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने ये रिजल्ट देखा कि m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 x2 आया। m1 x1 इज इक्वल्स टू m2 x2 आया कि नहीं आया? अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने बोला ये जो डिस्टेंस थी ये, इसको x1 मान लो, ये जो डिस्टेंस थी ये वाइट वाली, इसको x2 मान लो। इस डिस्टेंस में मैंने m1 मल्टीप्लाई किया, इस डिस्टेंस में मैंने m2 मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास रिजल्ट ये आया कि m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 के बराबर है। देखो ना, अगर मैं यहाँ m1 मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ m2 मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये दोनों रिजल्ट बराबर नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे सर, बिल्कुल हो जाएंगे। हाँ, तो बस ये जो रिजल्ट है ये बहुत ध्यान रखना, ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। जब दो पार्टिकल सिस्टम होगा, क्या होगा, जब दो पार्टिकल्स इन्वॉल्व होंगे आपके सिस्टम में, ठीक है ना। चलिए भाई, फॉर्मूला याद रखेंगे, जब इस मास से पूछेगा तो ये वाला मास यूज करेंगे, जब इस मास से पूछेगा तो ये वाला मास यूज करेंगे, इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल मास। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या एक एक चीज एकदम क्लियर हुई है आपको? चलिए इस चीज को बहुत प्यार से लिख लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे जाके आपको समझ में आएगा, नोट डाउन कर लीजिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं क्लियर और देखते हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ चुके हैं, इसको करते हैं क्लियर। अब इसको अप्लाई करते हैं, देखो है ना, अप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स में हटा दूं, है ना, कोऑर्डिनेट हटा दो सब। अब सीधे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, कोई कोऑर्डिनेट नहीं, ठीक। सीधे सीधे आपको बोल दिया गया कि ये 4m मास की एक बॉल है, इनके और 2m मास की एक बॉल है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर है। आपको बोल दिया बताओ XCOM का कहाँ है, XCOM बताओ कहाँ से, किस मास से, 4m मास से बताओ। अच्छा, XCOM 4m मास से बताओ और XCOM कहाँ से बताओ, 2m मास से बताओ। ठीक है भाई, XCOM 4m मास से बताओ, XCOM 2m मास से बताओ। ठीक है भाई, बता देते हैं। देखो, जब आपको 4m मास से बोला जाएगा तो आप ओरिजिन किसको मानोगे, 4m को मानोगे,
क्योंकि आप 4m मास से xum की डिस्टेंस निकाल रहे हो तो आपको कौन सा मास लेना पड़ेगा, 2m लेना पड़ेगा कि नहीं। याद करो बाबा, अगर आपको यहां से लेना है, मान लीजिए अगर m1 मास है, ये m2 मास है, अभी हमने जो फॉर्मूला देखा भैया, ये डिस्टेंस d मान लो इसको, तो आपको पता है कि अगर आपको m1 मास से xum की डिस्टेंस चाहिए तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना पड़ता है बाबा, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है, m1 मास से चाहिए ना तो आपको उल्टा मास लेना पड़ता है दूसरा, m2 इंटू डिस्टेंस टोटल अपॉन m1 प्लस m2। हाँ कि ना, बिल्कुल सही है ना। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। आओ, m2 की वैल्यू कितनी है 2m, डिस्टेंस कितना है 6 मीटर, डिवाइडेड बाय टोटल मास 4m प्लस 2m, 4m प्लस 2m कितना हो गया 6m, ये कितना हो गया 12m डिवाइडेड बाय 6m, m से m कट गया, कितना आ गया 6 2 जा 12, ठीक है ना। यानी कितने मीटर की डिस्टेंस पर, 2 मीटर की डिस्टेंस। m1 मास से xum कितना दूर है, 2 मीटर दूर है, ठीक है ना। अच्छा, अगर m1 मास से 2 मीटर दूर है तो सॉरी m1 मास है ना, हाँ m1 ही मास है, तो m2 मास से कितना दूर होगा भाई, 6 माइनस 2 इज 4 मीटर, होना इतना ही चाहिए ना। फॉर्मूला लगा ले, हाँ सर फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला क्या था भाई, आपको m2 मास से डिस्टेंस चाहिए तो फॉर्मूला होगा m1 इंटू डी अपॉन m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला होगा कि नहीं, हाँ सर। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो। चलो m1 इंटू डी कितना, m1 कितना है भाई 4m, 4m इंटू टोटल डिस्टेंस कितनी है 6 मीटर, डिवाइड बाय टोटल मास कितना है 6m, तो ये m से m कटा, 6 से 6 कटा, कितना आ गया 4 मीटर। तो यहाँ से 2 मीटर है, यहाँ से 4 मीटर है, और यहाँ पे कहीं है आपका, इधर कहीं है आपका xcom। अब आपको कोई ओरिजिन मानने की जरूरत नहीं है बाबा, खत्म, ओरिजिन वाला काम अब सब खत्म। अगर 2 पार्टिकल आपको दिए हैं और एक सिस्टम बन गया है तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ ये वाला, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ ये वाला, बेहतरीन आंसर आएगा, बहुत बढ़िया वर्क करेगा, है ना, पक्का। चलो भाई इसको करते हैं क्लियर। अब देखो एक प्लेट वाला क्वेश्चन भी हमने किया था, याद करो, एक प्लेट वाला क्वेश्चन भी हमने किया था, ये वाला किया था। इस प्लेट वाले क्वेश्चन को भी देखो आप कितने आराम से कर सकते थे। अगर टोटल लेंथ आपको L दी हुई थी, इस प्लेट की टोटल लेंथ आपको L दी हुई थी, आप इसको L/2 बोल रहे थे, याद करो, और इसको L/2 बोल रहे थे, हाँ। इसको आपने मास m1 बोला था, कितना ρ1 इंटू वी, वॉल्यूम इसका v था, इसका वॉल्यूम भी क्या था, v था। चलिए टोटल मास आपने बोला था, याद करो, टोटल मास इस प्लेट का, क्योंकि यहाँ पर मास होमोजीनियसली फैलाया हुआ था, स्प्रेड था, तो हमने बोला था इसका मास सेंटर पे एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ होना चाहिए। सिमिलरली इस प्लेट के लिए हमने बोला था इसका जो m2 मास होगा वो ρ2 इंटू वी के बराबर होगा, और वो कहाँ एक्ट करेगा, इस सेंटर पे एक्ट करेगा। बोला था कि नहीं बोला था, बिल्कुल बोला था, बिल्कुल बोला था, ठीक है। चलिए अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, क्या देखो, ये L/2 था, तो यहाँ कितना होगा, ये L/2 का आधा L/4, ये कितना था L/4, और ये कितना था L/4, याद करो, ये भी कितना था L/4। अब देखो आपने बोल दिया ये m2 इस पॉइंट पर है, m2 मतलब सेंटर ऑफ मास इस प्लेट का यहाँ पर है, इस प्लेट का यहाँ पर है, आपने बोला, तो हम इसको 2 पार्टिकल सिस्टम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो यहाँ पर है आपका m1, यहाँ पर है आपका m2, है ना। आपसे पूछ रहा है कि बताओ सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितना दूर है, इसको ओरिजिन मानो, इसको ओरिजिन मानो 0 0, ठीक है। तो भैया हमने क्या बोला कि ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम 2 मास सिस्टम मान सकते हैं, ठीक है भैया, मान लिया। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है L/4 यानी कि L/2, देखो हाँ कि ना, ठीक है। आपको इस m1 मास से xcom की डिस्टेंस चाहिए, आपको xcom चाहिए m1 मास से, तो यार फॉर्मूला आपके पास नहीं है क्या, m1 मास से दूरी चाहिए ना, तो कौन सा मास यूज करो, m2 मास यूज करो, m2 इंटू डी अपॉन m1 प्लस m2। हमने यही किया था क्या, हमने यही किया था क्या, यही फॉर्मूला रखा था क्या, लेकिन उसमें हमने झंझट क्या मानी थी, इसको ओरिजिन मान लो, ये कर लो, वो कर लो, अरे हटाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधे हमने एक्सियम निकाला, इस मास से डिस्टेंस ले रहे थे, तो ये वाला मास यूज किया, फॉर्मूले में लिखा। अब यहाँ पर m2 की आप वैल्यू क्या रख दोगे, ρ2 इंटू वी, और आपको चाहिए कहाँ से, इसको ओरिजिन माना है आपने, तो आप इसमें क्या जोड़ दोगे, L/4 जोड़ दोगे। क्वेश्चन ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं कि कैसे आप उस फॉर्मूले का यूज करते हो जो हमने अभी यहाँ पर डिराइव किया था कंसेप्ट में, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आई बात समझ में, हाँ सर। चलिए भाई करते हैं इस क्वेश्चन को क्लियर, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए
अब देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जहां आप दिमाग लगाकर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो, अगर मैं आपको कुछ ऐसा 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 इमेजिन करो, कुछ ऐसा फिगर बनाकर दे दूं, ऐसा फिगर, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल शेप। क्या बोलते हैं? स्क्वायर पिरामिडल शेप। यहां पर एक मास, यहां पर एक मास, यहां पर एक मास, यहां पर एक मास, और इसके ऊपर सीधी हाइट पर इधर कहीं यहां पर एक मास। ठीक, आपको बोल दिया जाए सारे मासेस कितने कितने के हैं? एम एम के हैं। ये एम, ये एम, ये एम, ये एम और ये एम। बताओ सेंटर ऑफ मास कहां होगा इस सिस्टम का? तो आप क्या करोगे? देखो ये एम 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 स्क्वायर पिरामिडल शेप है। क्या, कौन सा शेप है? स्क्वायर पिरामिडल शेप है। स्क्वायर पिरामिडल शेप, पिरामल, पिरामिडल, पिरामिडल शेप है ना। अब देखो ये स्क्वायर है तो ये डिस्टेंस मान लो ए, ये ए, ये ए, ये ए। अब आप जानते हो कि एम 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 है तो कहां पर होगा? सेंटर पे होगा। ठीक है, यहां पे कितना होगा? 4m होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो 4m कहां एक्ट करेगा? सेंटर पे एक्ट करेगा। अब ये 4m मास है, ये m मास है, तो ये दो पार्टिकल सिस्टम नहीं हो गया? अरे हाँ कि ना, आपने इस एम 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 का बनाया सेंटर ऑफ मास इधर, अब इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये हटा दो, इसको ये लो, हटा दिया। अब ये दो मास सिस्टम नहीं बन गया, इनके बीच की डिस्टेंस मान लो आपको कुछ डी दे दी गई होगी, तो आप यहां से निकाल नहीं सकते सेंटर ऑफ मास कितना दूर होगा, चाहे 4m से निकाल लो चाहे m से निकाल लो। सिंपल सी बात थी कि नहीं? बहुत सिंपल सी बात थी। और क्या आपको दे सकता है? और ऐसा कुछ भी दे सकता है। देखो समझने की कोशिश करना, सब दिमाग पर है। अगर आपको ऐसा कुछ दे दे, देखो ऐसा कुछ केस दे दे, है ना, देखिए 3D फिगर बनाने में ना मेरी हालत टाइट हो जाती है, ऐसा लगता है मुझे। ये देखो ऐसा ऐसा एक फिगर आपको दे दिया गया है जिसमें ये है आपकी x एक्सिस, ये है आपकी y एक्सिस एंड ये है आपकी z एक्सिस। बोलते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं? ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस, ये आपकी z एक्सिस। ठीक है, अब आपको यहां पर भी मास दे सकता है भाई, रख दे मास, बोले यहां पर एक मास है, 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 यहां मास है, यहां मास है, यहां मास है, यहां पे मास है। बोलेगा बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? और ये ओरिजिन है, ये बोल देगा ये ओरिजिन है, 0 0 0, ये ओरिजिन है। तो आप मुझे बताइए कि इस पूरे क्यूब का, क्यूब मतलब सारे डायमेंशन कितने कितने के भाई? ए ए ए ए, सारे डायमेंशन ए के, ये क्यूब है। और वो बोलेगा बताओ भाई इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? तो क्या करोगे? ये चार मास 1 2 3 4 आपको दिए हुए हैं, चारों मास का सेंटर ऑफ मास आप निकाल लोगे। पीछे 4 मास आपको दिए, इनका सेंटर ऑफ मास आप निकाल लोगे। यही बात समझ में? अरे भाई एक प्लेट आगे आ जाएगी, ये देखो सामने वाला फेस, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आ जाएगा, है ना। एक पीछे वाला फेस, एक पीछे वाला फेस थोड़ा अलग बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक पीछे वाला फेस ऐसा कुछ, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आ जाएगा। देखो यहाँ कहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर। तो भैया यहाँ पर एक m1 मास आ जाएगा, यहाँ पर एक m2 मास आ जाएगा। क्या ये 2 मास सिस्टम नहीं बन जाएगा जिसकी डिस्टेंस आपको पता रहेगी? हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? इन दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस आप नहीं निकाल सकते? इन दोनों मासेस के बीच की बिल्कुल निकाल सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत है। और अगर आप शॉर्टकट से नहीं कर पाते हो तो फिर सारा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 करके क्वेश्चन को ध्वस्त कर देना, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। क्या लगेगा? टाइम ज़्यादा लगने वाला है। पक्की बात? 100% क्लियर है? हाँ सर। अब इतने बड़े क्वेश्चन अभी हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमको करना नहीं चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारे अब एग्जाम्स भी पास में है, तो हम छोटे छोटे से क्वेश्चंस देख लेते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई कंसेप्ट छुड़वाऊंगा, कंसेप्ट मैं आपको सारे डिस्कस करवाऊंगा। अभी जो मैंने आपको बताया ये सारे उन्हीं बड़े बड़े क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट है। जैसे ये क्वेश्चन था, कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितना बड़ा कंसेप्ट था, लेकिन हमने डिस्कस किया। ऐसा नहीं कि मैंने इस कंसेप्ट को छोड़ दिया। चलिए भाई, तो इस तरीके से हम खत्म करते हैं इस लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक स्पेशल रिलेशन नहीं बोलना चाहिए, एक स्पेशल कंसेप्ट लेकर आऊँगा। उस कंसेप्ट में हम सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग की भी बात करेंगे। और अगर हम बात करेंगे कि अगर हमने किसी दो सिस्टम, जैसे 2 पार्टिकल सिस्टम है, किसी एक पार्टिकल को अगर मैं डिस्टर्ब करूं तो सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब होता है अगर, तो क्या होगा, नहीं होता है अगर, तो क्या होगा। इन सारी चीज़ों की बात हमको करना है उस लेक्चर में। छोटा सा लेक्चर होगा, बस उस लेक्चर में हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप आपको इस लेक्चर में सब कुछ समझ में आया होगा। ये था हमारा सेंटर ऑफ मास का पहला लेक्चर। खत्म करते हैं इस लेक्चर को, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।